स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो हम देख रहे हैं, हमने शुरुआत की थी उपन्यासों की श्रृंखला। उसमें हमने देख लिया था देवरानी जेठानी की कहानी, इस उपन्यास को कंप्लीट कर लिया है। और गोदान गोदान उपन्यास, हमने इन दोनों उपन्यासों को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसकी क्लास का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस क्लास को पूरा वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज का हम उपन्यास देख रहे हैं झूठा सच। ये झूठा सच उपन्यास है, यशपाल द्वारा लिखा हुआ है। सन 1903 ईस्वी से 1976 ईस्वी तक यशपाल का समय है। 1903 ईस्वी में यशपाल का जन्म होता है, 1976 ईस्वी में यशपाल का निधन होता है। तो हम संपूर्ण नोट्स के साथ में उपन्यास के झूठा सच की बात करेंगे। और एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बाहर जाएगा। यहाँ पे मैंने सभी जो भी नोट्स हैं सबको आपके लिए रखा है। जैसे एक पहला इसमें देखें झूठा सच, ये दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है वतन और देश, जिसका प्रकाशन 1958 में होता है। और दूसरा भाग है आपका देश का भविष्य, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो आइए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो आपने अभी अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये जो झूठा सच है, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, केवीएस, एनवीएस इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से संपूर्ण नोट्स के साथ झूठा सच का हम अध्ययन करेंगे। चलो देखिए, आपको इस क्लास को देखने के बाद आगे और कहीं से नोट्स पढ़ने की या फिर मूल उपन्यास को पढ़ने की इतनी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि इस उपन्यास में आपको मैं इस क्लास में कंटेंट दे रहा हूँ, सबसे नंबर 1 कंटेंट दे रहा हूँ। तो देखिए, झूठा सच। झूठा सच है, दो भागों में है। देखिए, कुछ ऐसी इसकी आकृतियाँ दिखती हैं। झूठा सच कैसा, दो भागों में है, पहला भाग और दूसरा भाग। देखिए, झूठा सच का पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य। ये पहला भाग आता है कब आता है, 1958 में, पता रहना चाहिए आपको। 1958 में आता है। दूसरा आता है आपका 1960 ईस्वी में। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब देखते हैं हम। देखिए, यशपाल हैं, यशपाल का मैंने समय आपको बताया 1903 से लेकर 1976 तक है उनका समय है। यशपाल कुछ इस तरह के दिखते हैं हमें। देखिए, इस तरह से के कुछ यशपाल का हमें दिखते हैं। ठीक, अब आगे बात देखिए। अब देखें हम यशपाल। ये देखिए, यशपाल हैं, ये साम्यवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। यशपाल साम्यवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। पहले ये जानिए, जो उपन्यासकार हैं, जो यशपाल हैं, वो कैसे हैं और कैसे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं और किस तरह से वो किन चीज़ों से प्रभावित हैं। देखिए, पहले इसकी साम्यवादी उपन्यासकारों की कुछ हम बात करते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में जिन उपन्यासकारों ने मार्क्सवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद उपन्यासों की रचना की, उन्हें साम्यवाद यानी प्रगतिवादी उपन्यासकार कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। मतलब कि प्रेमचंदोत्तर युग में जिन उपन्यासकारों ने मार्क्सवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद उपन्यासों की रचना की, उन्हें साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार कहते हैं। ये ऐसा हमें मानना है। ठीक, अब देखिए, साम्यवादी जो उपन्यास हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। झूठा सच है उसी श्रेणी का उपन्यास है, और उसमें देखेंगे हम क्या चीज़ है। देखिए, साम्यवाद, प्रगतिवादी उपन्यासों की विशेषताएं। क्या, मार्क्सवाद में आस्था रखना, पहली विशेषता क्या है, मार्क्सवाद में आस्था। दूसरी है शोषण का विरोध। तीसरी विशेषता है यथार्थ का चित्रण। 4 नंबर, शोषितों के प्रति सहानुभूति। 5 नंबर है नारी के प्रति सम्मान की भावना। 6 नंबर है आपकी विश्व बंधुत्व की भावना। अगली है हिंसक क्रांति का समर्थन। अगली विशेषता है पूंजीवाद के दोषों का चित्रण। ये कुछ साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यासों की विशेषताएं हैं, जो कि हम यशपाल के यहाँ भी हम पढ़ेंगे इनको। देखिए, अब देखते हैं ये जो कालानुक्रम है, आपको कल ये उपन्यासकारों का कालानुक्रम पता रहना चाहिए कि जिनका पहला समय क्या है। और ये क्रम में लगाने के लिए आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यहाँ से एक से दो प्रश्न जरूर आता ही है, पूछेगा। भारतीय काव्यशास्त्र में या फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र से, वहाँ से आचार्यों का एक क्रम पूछेगा। और यहाँ पूछेगा हिंदी साहित्य में जो भी रहे हैं उपन्यास, निबंधकार और कहानीकार, इन राइटरों से एक प्रश्न क्रम का पूछता है। तो हम देखेंगे उपन्यासकारों का कालक्रम क्या है। यशपाल हैं, जिनका समय 1903 से लेके 1936 में है। मतलब 1903 में जन्म होता है, 1936 में निधन होता है, इस तरह से ध्यान देना है। और भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा है 1903 से 1903 से 1918 ईस्वी। 1981। और देखिए, मनमथ लाल गुप्त हैं 1908 से 2000। आगे देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क हैं 1910 से लेकर 1996। अमृत लाल नागर हैं 1916 से लेकर 1990। भैरव प्रसाद गुप्त हैं 1918 से लेकर 1995। अमृत राय हैं 1921 से लेकर 1996। अब देखिए, यज्ञ दत्त शर्मा है 1922 से लेकर 1996। आगे हैं रांगे राघव, ये हैं 1923 से लेकर 1962।
आपको विशेष रूप से जो याद रखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यशपाल को याद रखिए और भगवती चरण वर्मा का समय याद रखिए, उपेंद्र नाथ अस्त्र का समय याद रखिए, अमृतलाल नागर और अमृत राय और रांगे राघव, इन सब का आप समय याद रखिए जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है। यशपाल, यशपाल का समय 1903 से 1936, भगवती चरण वर्मा 1903 से लेकर 1981, उपेंद्र नाथ अस्क 1910 से लेकर 1996, अमृतलाल नागर 1916 से लेकर 1990 और आपके हैं अमृत राय 1921 से लेकर 1996। एक और हैं अंतिम जो है रांगे राघव, ये आपको याद रखना है, जिनका समय है 1923 से लेकर 1962। चलिए अब आते हैं हम अपने उपन्यासकार यशपाल पर। यशपाल हैं, यशपाल देखिए सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। यहाँ से एक ना एक प्रश्न यशपाल से पूछता ही है, कहानी से पूछेगा, नहीं तो पूछेगा किससे, आपको पूछेगा उपन्यास से, जिनका उपन्यास हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं क्या है, झूठा सच। ठीक, अब देखिए यशपाल का समय हमने आपको बताया क्या, 1903 से लेकर 1976 ईस्वी। चलिए देखिए यशपाल का जन्म 1903 में कहाँ, फिरोजपुर छावनी पंजाब। यशपाल का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में होता है। निधन होता है उनका 1976 में वाराणसी में। ठीक, अब इनके पिता का नाम था हीरालाल, माता थी प्रेम देवी। पिताजी थे हीरालाल, माता थी प्रेम देवी। जन्म हुआ 1903 में, निधन हुआ 1976 में। ठीक, अब देखिए यशपाल के कुछ उपन्यासों का हम सामान्य परिचय देखेंगे और उनके साथ साथ और उनके उपन्यासों का क्रम देखेंगे, क्योंकि उपन्यासोंकारों के जो उपन्यास हैं उनके क्रम से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। उपन्यास हो, निबंध हो, कहानियाँ हों, उनसे पूछा ही जाता है, आपको ये याद रखना है। देखिए पहला उपन्यास है यशपाल का दादा कामरेड। दादा कामरेड महत्वपूर्ण उपन्यास है, याद रखना है। सबसे पहला उपन्यास यही है, दादा कामरेड। किसका, यशपाल का, 1941 ईस्वी में है। यशपाल का पहला उपन्यास पूछा जाएगा तो आपसे क्या बताएंगे, दादा कामरेड। अब दूसरा आगे देखिए, अगला उपन्यास है इनका देशद्रोही। देशद्रोही है 1943 ईस्वी में है, देशद्रोही 1943 ईस्वी। अगला उपन्यास है दिव्या। दिव्या 1945 ईस्वी में है। ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। सिविल सर्विस की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का उन्होंने कॉमन सब्जेक्ट लिया रखा है ऑप्शनल, उसमें दिव्या उपन्यास है, लगा हुआ है, यूपीएससी के सिलेबस में है और ये यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है 1945 ईस्वी में, ये याद रखिए। आगे देखिए पार्टी कामरेड। पार्टी कामरेड है 1946 ईस्वी। पार्टी कामरेड का समय है 1946 ईस्वी। और मनुष्य के रूप, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी। अमिता, अमिता 1956 ईस्वी। अगला उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच जिसका हम अध्ययन करने हैं, करेंगे, अच्छे से करेंगे, पूरी बारीकी से, एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से। ठीक, ये झूठा सच, ये दो भागों में है। पहला भाग है वतन और देश, जिसका समय है क्या, 1958 ईस्वी। और दूसरा है भाग देश का भविष्य, जिसका समय है 1960 ईस्वी। ठीक, अगला जो उपन्यास है अंतिम इनका 12 घंटे। कितने, 12 घंटे, 12 हावर्स। ठीक है, क्या 12 घंटे, जिसका समय है 1962 ईस्वी। देखिए अब देखिए हम देखते हैं उपन्यास को, कुछ जो उपन्यास हैं उनका कुछ सामान्य परिचय देखते हैं। जैसे पहला उपन्यास है ये दादा कामरेड। दादा कामरेड यशपाल का पहला उपन्यास है 1941 ईस्वी में, ये इस उपन्यास का समय है। और उसका परिचय देखिए, आतंकवाद एवं साम्यवाद का चित्रण है इसमें, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का वर्णन भी किया गया है। क्या, दादा कामरेड में आतंकवाद एवं साम्यवाद का चित्रण है, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का वर्णन भी किया गया है। और इसके कुछ पात्र देखिए, पात्रों के नाम हैं हरीश। हरीश है जो दादा कामरेड हैं, ये इस उपन्यास का नायक है हरीश। अगला पात्र है शैल, और आगे हैं रॉबर्ट, यशोदा, अमरनाथ। ये दादा कामरेड के कुछ पात्र हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं अब अगले उपन्यास की, यशपाल के की। ज़्यादा नहीं, कुछ ही थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे उपन्यासों का। आगे देखिए दूसरा उपन्यास है देशद्रोही। क्या है, देशद्रोही उपन्यास है, इसको देखिए। देशद्रोही 1943 ईस्वी में प्रकाशित होता है। यशपाल का उपन्यास 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उपन्यास है। 1942 में क्या होता है, महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की वहाँ पे नारा लगता है और ये ऐसी आग्रह हुआ होता है। तो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये देशद्रोही उपन्यास है, जिसका समय 1943 से है। और स्त्री पुरुष संबंधों एवं प्रेम का भी चित्रण इसमें देखा गया है। क्या, स्त्री पुरुष संबंधों एवं प्रेम का भी चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके कुछ पात्र हैं, पात्र देखिए, पहला है भगवान दास खन्ना, आगे है राम दुलारी, और है आगे चंदा। ये कुछ पात्र हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं अगला उपन्यास है जो दिव्या। ये यूपीएससी के सिलेबस में लगाया है, मैंने आपको बताया है कहाँ, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, यहाँ पे लगा हुआ है इसके सिलेबस में। 1945 में इसका समय है, 1945 इसका समय है दिव्या उपन्यास का। नारी, ये देखिए, ये इसकी विशेषता क्या है, नारी की समस्याओं से संबंधित उपन्यास है। जो दिव्या उपन्यास है नारी की समस्याओं से संबंधित उपन्यास है, ये पता रहना चाहिए। इसमें देखिए इसके पात्र देखते हैं दिव्या उपन्यास के, प्रथु सेन, कौन, प्रथु सेन, आगे अपना है दिव्या, रुद्रधीर, मल्लिका,
देव शर्मा, ये कुछ पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं। कौन? प्रथुसेन, दिव्या, रुद्र, धीर, मल्लिका, देव शर्मा, ये दिव्या उपन्यास के पात्र हैं। 1945 में आता है और नारी की समस्याओं से संबंधित ये उपन्यास है। ठीक है, अब देखते हैं अगला उपन्यास है यशपाल का दादा। यह पार्टी कामरेड। हमने देखा पहले दादा कामरेड कब था, 1941 ईस्वी, और पार्टी कामरेड है 1946 ईस्वी। ठीक, इसमें देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का समर्थन है इसमें। कम्युनिस्ट पार्टी, अधिक कम्युनिस्ट लड़की गीता की गाथा के माध्यम से पद्मलाल भांवरिया, कौन? पद्मलाल भांवरिया की बलिदान गाथा का चित्रण है इसमें। क्या? देखिए, कम्युनिस्ट लड़की गीता की गाथा के माध्यम से पद्मलाल भांवरिया की बलिदान की गाथा का चित्रण है इसमें, और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का इसमें समर्थन है। द पार्टी कामरेड, ये उपन्यास है 1946 ईस्वी, इसका समय है यशपाल का। आगे देखिए अगला उपन्यास का नाम है मनुष्य के रूप। मनुष्य के रूप, जिसका समय है 1949 ईस्वी। और देखिए इसमें क्या है, पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण किया गया है। इसमें क्या है, मनुष्य के रूप, ये देखिए मनुष्य के रूप में कितनी अच्छी विचारधारा है इसमें। 1949 में लिखा गया है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण इसमें बताया गया है यशपाल के द्वारा। आगे देखिए, सोमा, सोमा के चरित्र द्वारा नागरी जागरण का संदेश है। देखिए सोमा एक इसमें पात्र है, उसके द्वारा क्या है, इसमें नागरी जागरण का चित्र किया गया है। ठीक है, और इसमें कुछ मुख्य पात्र हैं, वो देखिए, जैसे कि धन सिंह अगला पात्र है, सोमा अगला पात्र है, मनोरमा अगला पात्र है, कौन? भूषण, और अगला पात्र है एक और अंतिम हो जगदीश सहाय। ये मनुष्य के रूप 1949 इस उपन्यास के कुछ पात्र हैं। आगे देखिए कुछ और हैं उपन्यास, 2-3 उपन्यास हैं, उनकी ओर बात करते हैं। देखिए अगला उपन्यास है अमिता। अमिता 1956 ईस्वी में रचित है। इसमें देखिए ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है ये? ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें क्या किया गया है, इसमें कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का चित्रण है इसमें। क्या है? अमिता, इस उपन्यास में कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का इसमें चित्रण किया गया है। अशोक है ना, जो अशोक के कलिंग युद्ध होता है, उसके बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, उसके ऊपर लिखा गया है। इसके पात्र हैं, अमिता है जो कि इसकी नायिका है, अशोक है, और सेठ सौमित्र, ये कुछ मुख्य पात्र हैं अमिता उपन्यास के। अब देखते हैं अगला उपन्यास है 12 घंटे। मैंने आपको बताया 12 घंटे मतलब कि 12 हावर्स। ये हैं 1962 ईस्वी में 12 घंटे, ये लिखा गया है यशपाल द्वारा। इसमें देखिए इसमें क्या चीज़ है, इसमें प्रेम और विवाह का चित्रण है, और पातिव्रत्य धर्म की परंपरागत विचारधारा का खंडन है। बिनी एवं फैंटम की काल्पनिक प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें। कौन? देखिए बिनी, पता रहना चाहिए, बिनी और फैंटम की काल्पनिक कहानी का क्या है, इसमें प्रेम चित्रण है। और इसके देखिए कुछ मुख्य पात्र देखिए, जेनी, पामर, लॉरेंस, ये 12 घंटे 1962 ईस्वी के कुछ मुख्य पात्र हैं। कौन? जेनी और पामर, लॉरेंस। ठीक, अब देखते हैं, अब एक और उपन्यास हमें देखने को मिलता है यशपाल का। क्या है? ये है आपका देखिए अप्सरा। क्या है? अप्सरा का शाप, ये पूरा उपन्यास का नाम है अप्सरा का शाप। ये 1965 ईस्वी में है, जिसका इसमें देखिए क्या है, पौराणिक उपन्यास है। कैसा? ये पौराणिक उपन्यास है। इसमें क्या है, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का चित्रण है। अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी यशपाल द्वारा रचित है। अप्सरा का शाप, इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का चित्रण है, पौराणिक उपन्यास है। ठीक, ये इतना याद रखना है आपको। अब देखिए अगला उपन्यास है यशपाल द्वारा रचित, वो है देखिए मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल द्वारा रचित है 1974 ईस्वी में। सबसे इम्पोर्टेंट और ये उपन्यास है, झूठा सच के बाद देखा जाए अच्छा पढ़ने के लिए उपन्यास यशपाल का हमें देखने को मिलता है, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। इसमें देखिए इसमें क्या है, स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति तक का चित्रण है इसमें। ठीक है, और इसमें देखिए पात्र हैं, मुख्य पात्र अमर, उषा, हरि भैया, रजनी, रत्नी, नरेंद्र, जोशी जी, सेठ रतनलाल, ये कुछ पात्र हैं मेरी तेरी उसकी बात के। कौन? अमर, उषा, हरि भैया, रजनी, रत्नी, नरेंद्र, जोशी, सेठ रतनलाल, ये हुए पात्र किसके, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। अब देखते हैं हम अगले उपन्यास में यशपाल को। अब देखिए यशपाल की कुछ और सामान्य रचनाएं हैं। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है, जैसे कि कहानियों में पूछा जाता है यशपाल के द्वारा, क्योंकि हमें कहानियों में भी यशपाल को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। देखिए हम देख लेते हैं कहानी संग्रह, यशपाल के क्या क्या कहानी संग्रह हैं। देखिए पहला कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी। अगला कहानी संग्रह है वो दुनिया 1941 ईस्वी।
अगला कहानी संग्रह देखिए तर्क का तूफान। तर्क का तूफान ये है 1943 ईस्वी। अगला उपन्यास वो कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह ज्ञानदान, यशपाल का कहानी संग्रह है ज्ञानदान 1943 से 1944 ईस्वी। अब देखिए अगला है जो कहानी संग्रह अभिशप्त 1944 ईस्वी। आगे देखिए अगला है भस्मावृत चिंगारी, भस्मावृत चिंगारी 1946 ईस्वी। अगला कहानी संग्रह फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी। अगला है धर्म युद्ध 1950 ईस्वी। अगला है उत्तराधिकारी 1951 ईस्वी। अगला कहानी संग्रह है चित्र का शीर्षक 1951 ईस्वी। अगला है तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी। ये कहानी संग्रह है। अगला कहानी संग्रह है उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी। अगला कहानी संग्रह है ओ भैरवी, ओ भैरवी 1958 ईस्वी। अगला कहानी संग्रह है सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी। अगला कहानी संग्रह है खच्चर और आदमी, खच्चर और आदमी 1964 ईस्वी, खच्चर और आदमी 1964 ईस्वी। अगला कहानी संग्रह है भूख के 3 दिन, भूख के 3 दिन 1964 ईस्वी। और अंतिम इनका कहानी संग्रह है लैंप शेड, लैंप शेड 1979 ईस्वी, लैंप शेड 1979 ईस्वी। ये है कहानी संग्रह हुए यशपाल के। अब देखते हैं मौलिक उपन्यास। जो यशपाल हैं उनके मौलिक उपन्यास हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए। पहला है उनका, पहला ही उपन्यास आपको याद रखना है दादा कामरेड। दादा कामरेड का समय क्या है 1941 ईस्वी। और अगला उपन्यास देखिए देशद्रोही 1943 ईस्वी। और है दिव्या, ये दित्या नहीं है दिव्या है, ध्यान देना है आपको। दिव्या, दिव्या का समय है 1945 ईस्वी। अगला उपन्यास है इनका पार्टी कामरेड। क्या है? पार्टी कामरेड है, एक दादा कामरेड है। दादा कामरेड का समय 1941 है, जो कि यशपाल का पहला उपन्यास है। अगला उपन्यास देखा हमने पार्टी कामरेड। पार्टी कामरेड है, जो कामरेड है कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। ये 1946 ईस्वी इसका समय है। मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी। अमिता, अमिता उपन्यास है 1956 ईस्वी यशपाल का अमिता। इसमें अगला है देखिए झूठा सच, यशपाल द्वारा है 1958 ईस्वी। झूठा सच पहला भाग 1958 ईस्वी। झूठा सच भाग 2 1960 ईस्वी। झूठा सच भाग 1 1958 ईस्वी। झूठा सच भाग 2 1960 ईस्वी। अब देखिए अगला उपन्यास है 12 घंटे। 12 घंटे की बात करें ये 1963 ईस्वी है, जिसका समय 12 घंटे। अगला उपन्यास है अप्सरा का शाप। अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी। ये अगला उपन्यास है अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी। इसमें क्या है, इसमें है शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम संबंध इसमें बताया गया है। अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी में जो है। देखिए अब अगला उपन्यास है क्यों फंसे, क्यों फंसे 1968 ईस्वी, ये भी उपन्यास है। और अगला अंतिम उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। ये आपको याद रखना है। ये हैं यशपाल के उपन्यास। मूल रूप से आपको उपन्यासों को तो सभी को याद रखना है, ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यशपाल के उपन्यासों का क्रम लगाने के लिए पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कुछ भी यशपाल के कुछ ना याद रखिए, यशपाल के इन उपन्यासों का क्रम याद रखिए विशेष रूप से। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच भाग 1 1958 ईस्वी, झूठा सच भाग 2 1960 ईस्वी, 12 घंटे 1963 ईस्वी, अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी, क्यों फंसे 1968 ईस्वी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। ये हुए मौलिक उपन्यास यशपाल के। अब देखिए अनुदित उपन्यास हैं कुछ उनके, इनको आप याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, उनको याद रखिए। अनुदित उपन्यास में देखें पक्का कदम 1949, फसल 1956, और चलनी में अमृत, चलनी में अमृत 1957 ईस्वी, जुलेखा, जुलेखा 1949 ईस्वी, जाननी ड्योढ़ी, जाननी ड्योढ़ी 1956 ईस्वी। ये ठीक ये हुए। अब देखिए निबंध संग्रह देखते हैं कुछ इनके। यशपाल के निबंध साहित्य हैं कुछ इनके, यशपाल द्वारा रचित हैं। क्या हैं? पहला देखिए न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी। आगे अगला है इनका मार्क्सवाद। मार्क्सवाद इनका विशेष सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यशपाल द्वारा निबंध साहित्य पर लिखा हुआ है निबंध। क्या है? मार्क्सवाद 1941 ईस्वी। और 1941 ईस्वी में ही दादा कामरेड आता है, याद रखिए जो उपन्यास है। और देखिए 1942 ईस्वी में है गांधी की शव परीक्षा, गांधीवाद की शव परीक्षा, ये अगला निबंध है। आगे देखिए चक्कर क्लब। क्या है? चक्कर क्लब 1943 ईस्वी। अगला देखिए निबंध है बात बात में बात 1950 ईस्वी। और अगला है राम राज्य की कथा 1950 ईस्वी। आगे देखिए बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है, बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है, ये है निबंध 1962 ईस्वी। एक और है देखा सोचा समझा 1951 ईस्वी, देखा सोचा समझा 1951 ईस्वी। अगला है जग का मुजरा, जग का मुजरा 1962 ईस्वी।
अगला अंतिम इनका निबंध साहित्य है वो है मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ ये है आपका 1977 ईस्वी। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको याद रखिए मार्क्सवाद याद रखिए निबंध किसका है, और याद रखिए गांधीवाद की शव परीक्षा, और रखिए बात बात में बात 1950 ईस्वी, और याद रखिए आप ये वाला चक्कर क्लब। ये इन निबंधों को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब आत्मकथा देखिए। आत्मकथा एक ही है, इन्होंने एक देखिए लिखा है इन्होंने आत्मकथा क्या, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन के नाम से यशपाल ने आत्मकथा लिखी है। ठीक, अपनी उसमें भाग 4 भागों में विभाजित है। सिंहावलोकन भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। सिंहावलोकन भाग 1 1951 में आता है, भाग 2 1952 में आता है, और भाग 3 1955 में आता है, और भाग 4 1976 में आता है। क्योंकि क्षेत्र में ही यशपाल का निधन हो जाता है। जिनका समय देखें यशपाल का, हम देखें 1903 से लेके 1976 ईस्वी है, क्योंकि 3 में जन्म होता है, 76 में निधन होता है, ऐसा है। ठीक है, अब देखिए साहित्य यात्रा। साहित्य यात्रा में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनका। स्वर्गोद्यान बिना सांप, ये आपको याद रखना है, बस इतना रखिए इसको, स्वर्गोद्यान बिना सांप, ये इंपॉर्टेंट है सांप। ठीक है, नाटक में देखें, नाटक हाँ इनका इंपॉर्टेंट है। नाटक याद रखिए। नाटक हैं यशपाल के, बात करें नशे नशे की बात। नशे नशे की बात इंपॉर्टेंट नाटक है यशपाल का। रूप की परख, 1952 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट नाटक है। और गुड बाई दर्रे दिल, ये उपन्यास, ये नाटक हैं। क्यों 3 नाटक हैं, नशे नशे की बात 1952 ईस्वी, रूप की परख 1952 ईस्वी, और गुड बाई दर्रे दिल 1952 ईस्वी। ये तीनों ही उपन्यास 1952 ईस्वी में लिखे हुए हैं। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, नशे नशे की बात 1952, रूप की परख 1952, ये दोनों नाटक इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए संस्मरण यशपाल ने लिखा है। कुछ संस्मरण लिखे हैं 1990 ईस्वी में। ठीक, ये उनका संस्मरण का नाम है कुछ संस्मरण 1990 ईस्वी, ये उनके निधन के बाद प्रकाशित होता है। और देखिए कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ देख लेते हैं। निर्मल वर्मा, कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं यशपाल की, क्या है, मकरील इंपॉर्टेंट कहानी है। और देखिए निर्वासिता है। और अगली कहानी है इनका देखिए अभिशप्त, शंबूक, सन्यासी इंपॉर्टेंट कहानी है, याद रखना है। ज्ञानदान कहानी भी है, कहानी संग्रह भी है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। रोटी का मोल अगली कहानी है। भस्मावृत कहानी संग्रह भी है, और कहानी भी है, ये इंपॉर्टेंट कहानी है। दूसरी नाक अगली कहानी है। तर्क का तूफान, ये इंपॉर्टेंट है, कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है, याद रखिए। आदमी का बच्चा, और अगले है चिंगारी आदि, क्या है, चिंगारी आदि, ये कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है चिंगारी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रसिद्ध हुई कहानियाँ। आपको इसमें से क्या क्या, ये कहानी है मकरील और अभिशप्त, ये आपको याद रखनी है। क्या है, मकरील हो गया, अभिशप्त हो गया, सन्यासी, ज्ञानदान, भस्मावृत, तर्क का तूफान, चिंगारी, ये इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं यशपाल की, याद रखिए। अब देखिए ये है यशपाल के को कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं, ये देखिए। जैसे देव पुरस्कार 1955 ईस्वी में, पंजाब सरकार द्वारा अभिनंदन ग्रंथ भेंट 1956 ईस्वी, साहित्य वारिधि 1967 ईस्वी, नेहरू पुरस्कार 1969 ईस्वी, पद्म भूषण 1970 ईस्वी, मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971 ईस्वी, और डीलिट आगरा विश्वविद्यालय 1974 ईस्वी, और साहित्य वाचस्पति 1975 ईस्वी, याद रखिए ये। अब देखते हैं, हम आते हैं यशपाल के हम उपन्यासों का कुछ सामान्य परिचय हम देख चुके हैं। अब देखते हैं सीधा, हम आते हैं अपने यशपाल द्वारा रचित है झूठा सच उपन्यास है, उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखेंगे और बात करेंगे सीधे उनके पात्रों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट पात्र हैं यशपाल द्वारा, क्यों झूठा सच के उपन्यास के एक एक पात्र का आपको ध्यान से याद रखना है। पात्रों का पूछा जाता है किस उपन्यास का पात्र है, और किनका क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है। देखिए झूठा सच यशपाल द्वारा रचित है, कब, 2 भागों में, 1958 भाग 1 और 1960 ईस्वी भाग 2। ठीक है, ये एक भाग है और ये 2 भाग है। ठीक, अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि में क्या है। झूठा सच उपन्यास विभाजन की त्रासदी का चित्रण करता है। ये झूठा सच उपन्यास है, ये देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, विशेष रूप से याद रखिए, देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। मानवीय जीवन की त्रासदी का प्रत्यक्ष दर्शन है। क्या, मानवीय जीवन की त्रासदी का प्रत्यक्ष दर्शन है, याद रखिए झूठा सच। आगे देखिए झूठा सच के संबंध में क्या है। झूठा सच उपन्यास सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। जो इसकी पृष्ठभूमि है कैसी है, सामाजिक राजनीतिक उपन्यास की इसकी पृष्ठभूमि है, याद रखिए। ठीक, आगे देखिए उपन्यास में, झूठा सच उपन्यास में यशपाल ने 1942 से लेकर 1957 तक, अर्थात देश विभाजन से पहले और उसके बाद के उतार चढ़ाव को दिखाया है। ये विशेष रूप से याद रखना है, क्या समय है, 1942 से लेकर 1957 ईस्वी
तक, यानी देश के विभाजन से पहले और उसके बाद के उतार चढ़ाव को यशपाल ने झूठा सच उपन्यास में दिखाया है, याद रखिए। और आगे देखिए, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है, मैं आपको बता चुका हूँ 2 खंडों में विभाजित है झूठा सच। पहला भाग है वतन और देश 1958 ईस्वी, दूसरा भाग है देश का भविष्य 1960 ईस्वी। ठीक, वतन और देश पहला भाग है 1958 ईस्वी, दूसरा भाग है 1960 ईस्वी में देश का भविष्य। ठीक, अब आइए यशपाल के उपन्यास झूठा सच, इसके हम देखते हैं पात्र। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पात्र हैं, आपको पात्रों का क्रम याद रखना है, पात्र याद रखनी है, पात्रों का नाम याद रखना है झूठा सच उपन्यास के। ठीक, अब देखिए पहला हमें पात्र मिलता है कौन, ये है तारा। तारा है, तारा देखिए इसमें मध्यवर्गीय, तारा है एक स्त्री है, मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की है। क्या है, मध्यवर्गीय है, ये प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की है। तारा ही विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है। आपको ध्यान रखना है इस उपन्यास में कि विभाजन की सबसे ज़्यादा त्रासदी इस उपन्यास में कौन झेलता है, वो है तारा। ये मध्यवर्गीय जीवन से संबंधित है और प्रगतिशील सोच रखने वाली ये पात्र है इसमें, कौन, तारा। ठीक, याद रखना है। आगे देखिए इसका है अगला पात्र है जयदेवपुरी। जयदेवपुरी है, इसे इसमें देखिए ये शॉर्ट में नाम आता है, कहीं कहीं हमें पुरी पुरी करके इसका शब्द भी हमें मिलता है, तो इसका पूरा नाम याद रखिए जयदेवपुरी। जयदेवपुरी झूठा सच उपन्यास का पात्र है। देखिए इसके संबंध में देखिए मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। विभाजन के कारण परिवार से अलगाव हो जाता है इसका। आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक करता है, फिर विधायक व कई कमेटियों का मेंबर बनता है। याद रखना है, एक पत्र का विभाजन भी करता है जयदेवपुरी और आगे चल करके एक कमेटी का मेंबर भी बनता है, ये आपको याद रखना है। देखिए ठीक है, कई कमेटियों का मेंबर भी बन जाता है। आगे देखिए हमें पात्र मिलती है अगली, वो है कनक। कनक मुख्य पात्र है, तारा, जयदेवपुरी और कनक। ये समझ लीजिए इसके डायमंड, डायमंड है ना, सबसे एकदम हीरा, ये पात्र हैं कौन, तारा, जयदेवपुरी, कनक। इन तीनों पात्रों को विशेष रूप से याद रखिए, ये मुख्य पात्र हैं कौन, कनक, तारा, जयदेवपुरी। अब देखते हैं हम कनक के संबंध में। कनक है संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की है, संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की है। जयदेव से प्रेम करती है, जयदेव से प्रेम, विवाह, फिर संबंध विच्छेद हो जाता है, विवाह भी हो जाता है, आगे चल के संबंध विच्छेद भी हो जाता है कनक के साथ। ठीक है, आगे देखिए अब देखते हैं हम गौण पात्र हैं इसके, झूठा सच उपन्यास के गौण पात्र। देखिए जो गौण पात्र हैं उनमें हमें मिलता है, गौण पात्र में पहला है असद। असद है लाहौर के कॉमरेड युवा हैं, लाहौर के कौन है, कॉमरेड युवा हैं। याद रखना है कौन सा ये स्थान आया है, लाहौर, ये कम्युनिस्ट पार्टी के युवा हैं। अगली पात्र है इसमें शीला। शीला है राम ज्वाय, कौन, राम ज्वाया की पुत्री है। शीला कौन है, राम ज्वाया की पुत्री है। याद रखिए, संबंध याद रखना है, किसका संबंध कैसे और किससे है, ये उपन्यास में पूछा ही जाता है। उपन्यास से किसमें, नेट जीआरएफ में, आपके नेट जीआरएफ में पूछा ही जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम देखते हैं अगला पात्र कौन है। अगला पात्र है आपका डॉक्टर प्राणनाथ। डॉक्टर प्राणनाथ हैं, ये याद रखना, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन है झूठा सच में, वो है डॉक्टर प्राणनाथ। आपके एक क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि दर्शन शास्त्र के अध्यापक कौन हैं गोदान उपन्यास में, या बताइए गोदान उपन्यास में दर्शन शास्त्र के अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर कौन हैं। अब देखिए इसमें डॉक्टर प्राणनाथ हैं, वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं झूठा सच उपन्यास में। आगे देखिए अगले मुख्य जो पात्र हैं वो हैं सोमराज। सोमराज हैं आवारा युवक जिसका तारा से विवाह होता है। कौन, सोमराज, जिससे तारा का विवाह होता है और ये आवारा युवक है। और कनक का विवाह किससे होता है, जयदेवपुरी से होता है। आगे चल के संबंध विच्छेद हो जाता है, याद रखिए। आगे देखिए पंडित गिरधारी लाल। पंडित गिरधारी लाल हैं, ये हैं नया हिंद। क्या है, नया हिंद, देखिए याद रखिए, नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक। ठीक है, एक ये यहाँ से संस्था से इनका ये पत्र निकलता है, नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक हैं। कनक के पिता हैं, कनक के पिता कौन है, पंडित गिरधारी लाल। ठीक है, और कनक की शादी किससे होती है, जयदेवपुरी से। और देखिए महेंद्र नैयर, महेंद्र नैयर है, जो नैयर है ये कौन है, वकील है, ये पेशे से क्या है, वकील है, महेंद्र नैयर। ठीक है, इसमें उपन्यास में विशेष रूप से देखने को मिलेगा आपको, नाम इसका नैयर, तो याद रखना आपको, पूरा नाम इसका महेंद्र नैयर। ठीक है, अगले पात्र की बात करें, अगला पात्र है कर्मचंद कशिश। क्या है, अगला पात्र है कर्मचंद कशिश। ये क्या है, पैरोकार पत्रिका के मुख्य संचालक हैं। पत्रिका कौन सी है, पैरोकार पत्रिका है, इसके मुख्य संचालक हैं कर्मचंद कशिश। ठीक है, अगले पात्र का नाम है दौलू मामा। दौलू मामा है, ये शरीफ भोला आदमी जो अकारण बलवे की बलि चढ़ जाता है। क्या है, दौलू मामा है, ये शरीफ भोला आदमी, जो ये शरीफ है, भोला आदमी है, जो अकारण से, इसका कोई कारण नहीं होता है, फिर भी बलवे की बलि चढ़ जाता है। कौन, दौलू मामा।
ठीक है। अगला पात्र बात करते हैं रतन। रतन पात्र है, रतन कौन है? शीलों का प्रेमी है, शीलों का प्रेमी है रतन। ठीक है। आगे देखिए गौस मोहम्मद, गौस मोहम्मद प्रकाशक हैं। अगला पात्र है महाजन, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता हैं कौन? महाजन। ठीक। अगला पात्र है कृष्ण नारायण अवस्थी, कृष्ण नारायण अवस्थी ये यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंटी बोर्ड के मंत्री हैं कौन? कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंटी बोर्ड के मंत्री, ये याद रखिए। झूठा सच उपन्यास के पात्र देख रहे हैं हम। अगला पात्र है मेहर। मेहर है ये दंगे में भटकी तारा की साथी है कौन? मेहर है ये स्त्री पात्र है। ये जो तारा है ये विभाजन के समय भटक जाती है, उस समय ये उसे मिलती है कौन? साथी है, इसकी मित्र है कौन? मेहर। मेहर दंगे में भटकी तारा की साथी है। आगे है नब्बू। नब्बू तारा से बलात्कार करने वाला, यहाँ तारा के साथ बलात्कार कौन करता है? झूठा सच उपन्यास में वो है नब्बू। याद रखिए नब्बू तारा से बलात्कार करने वाला पात्र है इसमें। आगे देखिए हाफिज इनायत अली। हाफिज इनायत अली है ये नब्बू के मोहल्ले के हाफिज हैं, नब्बू के मोहल्ले के हाफिज हैं। विश्वनाथ सूद, विश्वनाथ सूद हैं पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता व मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन है? विश्वनाथ सूद हैं पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार। ठीक है। अगला पात्र है उर्मिला। उर्मिला अगली पात्र है पुरी की पूर्व शिष्या, जो जयदेव पुरी है जिसकी शादी होती है कनक से, और ये उनकी पूर्व की शिष्या है। ठीक है कौन? उर्मिला। ये पुरी की तरफ आकर्षित होती है और ये पुरी की तरफ क्या होती है? आकर्षित होती है। आगे देखिए बंती। बंती बंती अगला जो पात्र है इसमें तारा को विभाजन के दौरान मिली संगिनी, एक ये है बंती और एक है मेहर। कौन? बंती और मेहर तारा को विभाजन के साथ मिली दो ये संगिनी हैं, साथी हैं कौन? मेहर और बंती ये तारा की सहेली हैं, मित्र हैं, जो साथी हमें मिलती हैं उसे विभाजन के दौरान। अब देखिए अगला पात्र है एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पत्र कौन? एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पत्र, ये याद रखिए। आगे देखिए प्रसाद। प्रसाद हैं ये कांग्रेस के नेता हैं, प्रसाद कांग्रेस के नेता हैं। आगे देखिए अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब हैं दिल्ली का बड़ा व्यापारी तारा को मनाने वाला कौन? अग्रवाल है ये, अग्रवाल साहब हैं ये दिल्ली का बड़ा व्यापारी है और तारा को मनाने वाला है। ये ध्यान रखना कहाँ का बड़ा व्यापारी है? दिल्ली का है और तारा को मनाने वाला है। आगे देखिए अगले पात्र की बात करते हैं। अगला पात्र है इसमें पुरुषोत्तम। कौन है? झूठा सच उपन्यासों के पात्र की बात कर रहे हैं। अगला पात्र है इसमें कौन? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम है ये अग्रवाल साहब का युवा पुत्र है। अग्रवाल साहब हैं दिल्ली के हैं और इसमें देखिए पुरुषोत्तम है जो अग्रवाल साहब हैं उनका पुत्र है। आगे देखिए नरोत्तम। नरोत्तम अगला पात्र है ये मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र है ये भी। ठीक है। अगला पात्र है देखिए मिस्टर रावत। मिस्टर रावत हैं सचिव गृह मंत्रालय है, ये सचिव हैं गृह मंत्रालय की। ठीक है मिस्टर रावत। आगे देखिए पीएस गिल। कौन? पीएस गिल विभाजन का देश झेल चुका हुआ है कौन? पीएस गिल है विभाजन का क्या है? दंश ये झेल चुका हुआ है, विभाजन का देश झेल चुका है यानी दंश झेल चुका है कौन है? पीएस गिल। ठीक है। आगे देखिए निरंजन चड्ढा। निरंजन चड्ढा ये कौन है? ये आपके मर्सी का प्रेमी है। इसमें एक मर्सी पात्र आती है जिसका प्रेमी कौन है? ये है निरंजन चड्ढा। याद रखिए निरंजन चड्ढा मर्सी का प्रेमी है। ठीक है। आगे देखिए माथुर। माथुर कौन है? पुराना दोस्त है कौन? माथुर है पुराना दोस्त है किसका? निरंजन चड्ढा का। आगे देखिए जया। जया कौन है? पुरी और कनक की बच्ची है जया। पुरी और कनक। पुरी कौन है? जयदेव पुरी और कनक इनकी बच्ची का नाम है जया, याद रखना है। ठीक है। और सीता। सीता तारा के मोहल्ले की लड़की है। सीता कौन है? तारा के मोहल्ले की लड़की है सीता। आगे देखिए पूर्णा। पूरन देही। पूरन देही कौन है? सीता की माँ है। और सीता कौन है? ये तारा के मोहल्ले की लड़की है और पूरन देही ये सीता की माँ है। ये झूठा सच उपन्यास के पात्र चल रहे हैं। अगला पात्र है डॉक्टर श्यामा। डॉक्टर श्यामा कौन है? डॉक्टर और कांग्रेस की बड़ी लीडर है ये। डॉक्टर श्यामा है ये डॉक्टर और कांग्रेस की बड़ी लीडर है। ठीक। आगे देखिए अब देखते हैं हम झूठा सच उपन्यास। झूठा सच उपन्यास की बात करते हैं। यहाँ से अपना मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण क्लास है यहाँ से अपनी शुरू होती है, ये आपको याद रखना है। हम अध्ययन करेंगे अब झूठा सच उपन्यास के संबंध में विशेष तथ्यों के साथ, विशेष रूप से और गहन अध्ययन के साथ। यहाँ से आपके नेट जेआरएफ उपन्यास में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। विशेष रूप से क्लास में अंतिम तक बने रहिए और देखिए यशपाल उपन्यास के जो है झूठा सच, इसके संबंध में देखिए क्या है यशपाल का झूठा सच उपन्यास। पहला ही बिंदु देखिए यशपाल का है, इसमें कहते हैं यशपाल का झूठा सच उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी, किसकी? देश विभाजन की त्रासदी का दस्तावेज है।
दंगों की विभीषिका से मानवीय जीवन में जो त्रासदी उत्पन्न हुई उसका जीता जागता प्रमाण है यह उपन्यास। क्या है यह उपन्यास? देखिए, यशपाल का झूठा सच ये देश विभाजन की त्रासदी का दस्तावेज है। दंगों की विभीषिका से मानवीय जीवन में जो त्रासदी उत्पन्न हुई उसका जीता जागता प्रमाण है यह उपन्यास। याद रखिए। आगे देखिए, झूठा सच उपन्यास के भागों की बात कर रहे हैं जो प्रकाशित होते हैं, वो है पहला भाग झूठा सच का आता है वतन और देश। झूठा सच उपन्यास का भाग पहला है जिसका नाम है वतन और देश। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में होता है। और दूसरा भाग आता है देश का भविष्य। देश का भविष्य 1960 ईस्वी में आता है, दूसरा भाग है। और प्रथम भाग का प्रकाशन, ठीक है, विप्लव कार्यालय लखनऊ से हुआ, लखनऊ में हुआ। कहाँ से प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ? विप्लव कार्यालय लखनऊ में इसका प्रकाशन हुआ, पहले भाग का। याद रखिए। अब देखिए, झूठा सच। झूठा सच सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है। किसको? सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है झूठा सच उपन्यास। ठीक है। अब देखिए, झूठा सच उपन्यास के पात्रों की बात देखें। हम अभी पात्र देख चुके हैं, उनका संबंध भी और उनके विषय में भी। देखिए, झूठा सच उपन्यास के पात्र की बात करें। भोला पांधे, जयदेवपुरी और तारा कनक, ये तो मुख्य पात्र हैं। 3 पात्र याद रखना है, जयदेवपुरी, कनक और तारा। आगे देखिए, प्राणनाथ, सीता, शीला, सूद, गुंडा, नब्बू, कांता, ट्रक ड्राइवर, प्रसाद जी, अवस्थी जी, गिल, नाथ, चड्डा, मर्सी, श्यामा, नरोत्तम, साधु, कौशल्या, बेला सिंह, महेंद्र, नैयर, अमीर, ये झूठा सच के उपन्यास के पात्र हैं। ठीक, आ गया। अब देखिए, अगला बिंदु देखते हैं। क्या इस उपन्यास में यशपाल ने 1942 से लेके 1957, क्या मैंने बताया आपको पीछे भी, 1942 से लेके 1957 अर्थात देश के विभाजन मतलब पूर्ववर्ती पृष्ठभूमि, विभाजन की प्रक्रिया तथा परवर्ती परिणाम सभी को प्रस्तुत करते हुए भारतीय सामाजिक राजनीतिक जीवन की एक व्यापक झांकी अंकित की गई है। इसमें झूठा सच उपन्यास में 1942 से लेके 1957 मतलब कि कहें तो भारत के स्वतंत्र होने से पहले और भारत के स्वतंत्र होने के बाद के सामाजिक और भारतीय राजनीतिक की जीवन की व्यापक झांकी इसमें अंकित की गई है, ये याद रखिए। अब देखिए, उपन्यास की पृष्ठभूमि विभाजन पूर्व के लाहौर के शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण से शुरू होकर दिल्ली में शरणार्थी पंजाबियों के दोबारा बस जाने के प्रयास तक पहुंचती है। इसकी देखिए पृष्ठभूमि है उपन्यास की, लाहौर के शांत और सौहार्द वातावरण से शुरू होकर दिल्ली में शरणार्थी पंजाबियों के दोबारा बस जाने के प्रयास तक होती है, पहुंचती है। ठीक, क्या पूर्व विभाजन की याद रखना है, लाहौर और दिल्ली याद रखिए। आगे देखिए, अगला बिंदु है, उपन्यास के केंद्र में लाहौर के भोला पांधे की गली का एक हिंदू परिवार है, किंतु आगे चलकर यह उपन्यास पूरे लाहौर, पंजाब और फिर पूरे भारत की तत्कालीन गतिविधियों का दस्तावेज बन जाता है। ठीक, आगे अगला बिंदु देखिए, भोला पांधे के परिवार का बेटा जयदेवपुरी। देखिए, भोला पांधे है जो इसके परिवार का बेटा है, जिसका नाम है जयदेवपुरी। जयदेवपुरी, उसकी बहन का नाम है तारा। क्या नाम है? जयदेवपुरी है, उसकी बहन का नाम है तारा। और जयदेवपुरी की प्रेमिका का नाम है, वो है कनक। क्या है? कनक। और ये इसकी पुत्री है जिसका नाम है जया। कनक और जयदेवपुरी की जो पुत्री है उसका नाम है जया, याद रखिए। ये उसके मुख्य पात्र हैं। आगे देखिए, जयदेवपुरी एक परिवार है, जयदेवपुरी का एक परिवार है और कनक का एक दूसरा परिवार है। पूरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र हैं जो अपनी सारी कमजोरियों के साथ उपन्यास में मौजूद है। ठीक, आगे देखिए, तारा मध्य वर्गीय लेकिन प्रगतिशील सोच रखने वाली एक वैसी लड़की है जिसने देश के बंटवारे को एक नागरिक के रूप में कम और एक स्त्री के रूप में ज़्यादा झेला है। जो तारा है, मध्य वर्गीय लेकिन प्रगतिशील सोच रखने वाली एक वैसी लड़की है जिसने देश के बंटवारे को नागरिक के रूप में कम एक स्त्री के रूप में ज़्यादा झेला है, याद रखिए। आगे देखिए, कनक तारा की तरह ही प्रगतिशील और नई सोच रखने वाली एक संपन्न परिवार की लड़की है। कौन? कनक कौन है? जयदेवपुरी की प्रेमिका है जिसकी पुत्री का नाम है जया। ठीक, और तारा कौन है? ये जयदेवपुरी की बहन है। ठीक, आगे देखिए, अगला बिंदु है, उपन्यास की शुरुआत में भोला पांधे की गली और आसपास के लाहौर का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण रहता है। विभिन्न धर्मों, वर्गों एवं वर्णों के लोग एक दूसरे के तीज त्योहारों
शादी, श्राद्ध सभी में लाग लेते हैं श्री में भाग लेते हैं, एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का संपन्न सम्मान करते हैं। और क्या क्या है इसमें उपन्यास की शुरुआत में देखिए क्या है, भोला पांधे की गली, किसकी, भोला पांधे की गली, आसपास के लाहौर का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण रहता है। विभिन्न धर्मों, वर्गों एवं वर्णों के लोग एक दूसरे के तीज त्योहार, शादी, श्राद्ध सभी में भाग लेते हैं, एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये है इसमें कुछ विशेष बातें। आगे देखिए इसकी विशेष बातें देखते हैं। जून 1947 ईस्वी में विभाजन की खबर आती है, जिसके कारण धार्मिक हिस्सा होने लगता है। देखिए जून 1947 ईस्वी में विभाजन की खबर आती है, जिसके कारण धार्मिक हिंसा होने लगती है। क्या धार्मिक हिंसा होने लगती है। नेताओं के भड़काऊ भाषण, क्या नेताओं के भड़काऊ भाषण क्या हैं, यानी कफ्यू बोले तो कर्फ्यू, हिंदू और सिख समुदाय के लोग द्वारा लाहौर से विस्थापन, कत्ले आम आदि त्रासदीपूर्ण दृश्य से वातावरण भयावह हो जाता है। क्या नेताओं के भड़काऊ भाषण क्या हैं, देखिए कफ्यू, हिंदू और सिख समुदाय के लोगों द्वारा लाहौर से विस्थापन, कत्ले आम आदि त्रासदीपूर्ण दृश्य से वातावरण भयावह हो जाता है। आगे अगला बिंदु है, उपन्यास में भारत विभाजन से पूर्व जयदेव के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष दिखाई देता है। वह 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी लेती है। उपन्यास में भारत विभाजन से पूर्व जयदेवपुरी के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष दिखाई देता है। वह 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन 1942 का राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के में भाग भी लेता है। ठीक, कौन, जयदेवपुरी। ठीक है, आगे देखिए जयदेवपुरी है, जयदेवपुरा नाम है जयदेवपुरी। तो पुरी विभाजन से पूर्व अपनी पढ़ाई पूरी कर पत्रकारिता के जरिए राजनेताओं द्वारा फैलाए जा रहे द्वेष को आम जनता के सामने उजागर करता है, जिस कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक, क्या राजनेताओं द्वारा फैलाए जा रहे द्वेष को आम जनता के सामने उजागर करता है, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसको, जयदेवपुरी को। ठीक है, आगे देखिए जयदेवपुरी काफ़ी संघर्षों के बाद एक पत्र का संपादक बन जाता है, फिर आगे चलकर विधायक और कई कमेटियों का मेंबर भी बन जाता है। कौन, जयदेवपुरी। आगे देखिए जयदेवपुरी में मध्यवर्गीय दुर्बलता भी है। एक और तो वह जाति बंधनों को तोड़ ब्राह्मण कन्या कनक से विवाह करता है। कौन, कनक एक ब्राह्मण कन्या है जिससे विवाह करता है जयदेवपुरी। तो दूसरी तरफ अपनी बहन तारा को असद से मिलते देख काफ़ी डांटता है। किससे, जो तारा है जयदेवपुरी की, उससे क्या है, ये प्रेम का है, किसकी, असद की। तो असद से मिलते हुए जयदेवपुरी जब तारा को देखता है तो उसको क्या कहता है, डांटता है। तो ऐसी हमें देखती है मध्यवर्गीय दुर्बलता जयदेवपुरी के अंदर। ठीक, आगे देखिए जयदेवपुरी है, ये क्या है, देखिए जयदेवपुरी कनक को भोग्या पत्नी, क्या, जयदेवपुरी कनक को भोग्या पत्नी और चरणदासी समझने लगता है, जिस कारण कनक से उसका संबंध समाप्त हो जाता है, अलगाव हो जाता है कनक और जयदेवपुरी का। क्या, जो जयदेवपुरी है उसको कनक को क्या संबंध, भोगी पत्नी और चरणदासी समझने लगता है। आगे देखिए कनक एक पुत्री जया को जन्म देती है। कनक है एक पुत्री जया को जन्म देती है। अपने स्वार्थी और भोगी रूप के कारण, देखिए अगला है, अपने स्वार्थी और भोगी रूप के कारण पुरी उर्मिला को भी अपने मोह पाश में बहुत दिनों तक नहीं बांध पाता। जो जयदेवपुरी है अपने स्वार्थी और भोगी रूप के कारण पुरी उर्मिला को अपने मोह पाश में बहुत दिनों तक नहीं बांध पाता। ये देखिए अगला बिंदु देखिए झूठा सच उपन्यास के लिए, इसमें है झूठा सच उपन्यास में नारी पात्रों में सर्वाधिक सशक्त और यथार्थ पात्र कनक है। वह संपन्न और स्वच्छंद विचार वाले परिवार में एक विद्रोही व्यक्तित्व के रूप में आती है। कौन, फिर से देखिए झूठा सच उपन्यास में नारी पात्रों में सर्वाधिक सशक्त और यथार्थ पात्र कौन है, कनक है। वह संपन्न और स्वच्छंद विचार वाले परिवार में एक विद्रोही व्यक्तित्व के रूप में आती है। कनक सन 1952 ईस्वी की राजनीति में भी भाग लेती है। 1952 में जो राजनीति हुई उसमें भी कनक क्या लेती है, भाग लेती है। और 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में जयदेवपुरी भाग लेता है, याद रखना है। ठीक,
देखिए, कनक निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय परिवार के सदस्य जयदेवपुरी से विवाह करती है, किंतु वैचारिक मतभेद के कारण वह उसे त्याग कर गिल से शादी कर देती है। किससे? गिल है, ये गिल से शादी कर लेती है कनक आगे चल के। इससे क्या होता है, जयदेवपुरी से उसके संबंध विच्छेद हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है कनक और जयदेवपुरी का। फिर कनक आगे चल करके एक गिल है उससे शादी कर लेती है आगे, जो एक जया को पुत्री को जन्म देती है कनक। ठीक है, आगे देखिए, आगे तारा। तारा यशपाल के उपन्यास की स्त्री पात्रों में सजीव सशक्त प्रगतिशील चरित्र है। तारा का उपन्यास में, झूठा सच उपन्यास में स्त्री पात्रों में सजीव सशक्त प्रगतिशील चरित्र वाली तारा है। आगे देखिए, तारा एक ग्रेजुएट छात्रा है। ये याद रखिए, तारा है जो एक ग्रेजुएट छात्रा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वह संकीर्ण जातिवाद सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर असद के प्रति अपना स्नेह समर्पित करती है। आगे देखिए, किसके? असद के ओर क्या आकर्षित होती है तारा। अगला बिंदु है, समाज की रूढ़वादी परंपरा के कारण तारा, समाज की रूढ़वादी परंपरा के कारण तारा विवाह सोमराज से जैसे गुंडा से हो जाता है। देखिए, समाज की रूढ़वादी परंपरा के कारण तारा का विवाह सोमराज है जैसे गुंडा से हो जाता है। ठीक, याद रखना है, तारा का विवाह किससे होता है? सोमराज से होता है। तारा जयदेवपुरी की बहन है और तारा आकर्षित होती है असद की ओर, और असद की प्रेमिका कौन है? तारा। इतना याद रखना है आपको। देखिए, तारा को ससुराल से उठाकर उसके साथ सांप्रदायिकता के मद में चूर मुसलमान गुंडा नब्बू अत्यंत घृणित व्यवहार करता है, बलात्कार करता है। कौन? नब्बू, जो कि एक मुस्लिम है। ठीक है, तारा के साथ उसकी ससुराल से उठा लाता है, उसके सांप्रदायिक मतभेद में वो चूर हो जाता है। कौन है? गुंडा नब्बू है, अत्यंत घृणित व्यवहार करता है तारा के साथ। ठीक, अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है, भारत विभाजन के बाद तारा दिल्ली चली जाती है। अब देखिए, जो तारा है, भारत का विभाजन होता है जब कहाँ जाती है? दिल्ली चली जाती है, आती है, और अपनी विकासशील व्यक्तित्व कर्मठता से भ्रष्ट दुष्ट लोलुपों के जाल से सीता शीला कनक, कौन? सीता शीला कनक आदि स्त्री पात्रों का उद्धार करती है। देखिए, कितनी यहाँ पे अच्छी बात मिली है। भारत के विभाजन के बाद तारा दिल्ली चली आती है और अपनी विकासशील व्यक्तित्व कर्मठता से भ्रष्ट दुष्ट लोलुपों के जाल से सीता शीला कनक आदि स्त्री पात्र का उद्धार करती है। कौन करती है? तारा। कहाँ? भारत का जब विभाजन हो जाता है दिल्ली पहुंचकर। ठीक, इसमें लाहौर और दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण, इसमें दो ही स्थान आए हैं, लाहौर और दिल्ली। अब देखिए, तारा अंत में समाजवादी अर्थशास्त्री डॉक्टर प्राणनाथ से विवाह करती है। देखिए, तारा है किससे विवाह कर लेती है? पहले तो इसका सोमराज से विवाह हो जाता है। ठीक, और आगे चल करके अंत में जो तारा है किससे विवाह करती है? समाजवादी अर्थशास्त्री डॉक्टर प्राणनाथ से विवाह करती है तारा। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, डॉक्टर प्राणनाथ अत्यंत उदार, ईमानदार, दायित्व बोध एवं मानवीय गुणों में आस्था रखने वाला एक मुख्य पात्र है। याद रखिए, कौन? प्राणनाथ अत्यंत उदार, ईमानदार, दायित्व बोध तथा मानवीय गुणों से आस्था रखने वाला एक प्रमुख पात्र है। कौन? ये है आपका प्राणनाथ। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, झूठा सच उपन्यास के संबंध में है। डॉक्टर प्राणनाथ प्रजातंत्रीय प्रणाली एवं समाजवादी व्यवस्था के प्रति गहरी आस्था रखने वाला है। कौन? डॉक्टर प्राणनाथ। ठीक है, सच के आगे नतमस्तक होना और गलत बात का तीव्र विरोध करना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। कौन? प्राणनाथ के। ठीक, आगे देखिए, डॉक्टर प्राणनाथ और तारा के संबंधों को लेकर सूद प्राणनाथ पर चारित्रिक आरोप लगता है। कौन? देखिए, लगाता है डॉक्टर प्राणनाथ और तारा के संबंधों को लेकर। कौन? सूद। जो सूद है, सूद प्राणनाथ पर चारित्रिक आरोप लगाता है। ये याद रखना है, चारित्रिक आरोप कौन लगाता है? वो लगाता है सूद। कौन? सूद। वो है किस पे? प्राणनाथ और तारा पर। ठीक, आगे देखिए, अगला बिंदु है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तारा जब नौकरी से त्यागपत्र देने की इच्छा जाहिर करती है तो डॉक्टर प्राणनाथ कहता है, प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नहीं सम्मान का है। ये देखिए, डॉक्टर प्राणनाथ क्या कहता है तारा से? कहता है, प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नहीं सम्मान का है। ये डॉक्टर प्राणनाथ कहता है तारा से। जब तारा नौकरी के लिए त्यागपत्र देना चाहती है, जाहिर करती है, इच्छा जाहिर करती है, तभी प्राणनाथ कहता है, प्रश्न तुम्हारी नौकरी का नहीं सम्मान का है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है बिंदु, यशपाल ने झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग, यशपाल ने झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग वतन और देश में वस्तुतः भीषण सांप्रदायिक दंगों का चित्रण करते हुए शरणार्थियों के एक देश छोड़कर दूसरे में पलायन की विवशता का मार्मिक और त्रासदीपूर्ण चित्रण किया है। ठीक, याद रखिए। आगे देखिए, अगला बिंदु मिलता है हमें, झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग। किसके दूसरे भाग? इसमें भविष्य, देश का भविष्य कब आता है? 1960 ईस्वी में
देश का भविष्य शरणार्थियों के लाहौर से आकर भारत में बसने के प्रयास और हिंदुस्तानी सरकार के अफसरों की अवसरवादिता और भ्रष्टाचार के कारण जनता का उससे मोह भंग हो जाने की कहानी है। दूसरे भाग में क्या है? शरणार्थियों के लाहौर से आकर भारत में बसने के प्रयास और हिंदुस्तानी सरकार के अफसरों की अवसरवादिता और भ्रष्टाचार के कारण जनता का उससे मोह भंग हो जाने की कहानी है। देश का भविष्य 1960 ईस्वी दूसरा भाग है। अब देखिए दूसरे भाग के उपन्यास में कम्युनिस्ट पात्रों के द्वारा कांग्रेस की नीतियों के अमानवीय पक्षों को भी दर्शाया गया है। क्या? देखिए कम्युनिस्ट पात्रों के द्वारा कांग्रेस की नीतियों के अमानवीय पक्षों को दर्शाया गया है दूसरे भाग में। ठीक, अधिक कांग्रेस और मुस्लिम लीग की हटवादी नीति का परिणाम ही विभाजन है। सबसे बड़ी बात क्या है? झूठा सच उपन्यास में जो विभाजन का कारण बनती है वो है क्या? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की हटवादी कौन? मुस्लिम लीग की हटवादी नीति का परिणाम ही विभाजन है। क्या? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की हटवादी नीति का परिणाम ही विभाजन है, ऐसा इस उपन्यास के लेखक ने बताया है स्वयं। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु हमें देखने को मिलता है। उपन्यास के दूसरे खंड का आरंभ जयदेवपुरी की भटकन और मोहभंग से होता है। उपन्यास के दूसरे खंड का आरंभ, जो दूसरे खंड है, जो भाग है देश का भविष्य, उसका आरंभ जयदेवपुरी की भटकन और मोहभंग से होता है। अगला बिंदु देखिए, उपन्यास की शुरुआत जयदेवपुरी के शरणार्थियों के मुक्त राशन बांटने वाले डिपो के सामने कतार में खड़े होने से होती है। उपन्यास की शुरुआत जयदेवपुरी के शरणार्थियों के मुक्त राशन बांटने वाले डिपो के सामने कतार में खड़े होने से होती है। अगला बिंदु देखिए, नौकरी की तलाश में लाहौर से उत्तर प्रदेश आए जयदेवपुरी विभाजन के बाद चाहकर भी लाहौर नहीं जा पाता। देखिए नौकरी की तलाश में कौन आता है? जयदेवपुरी आता है। कहाँ से? लाहौर से आता है, उत्तर प्रदेश में। और जयदेवपुरी विभाजन के बाद चाहकर भी वो अपने लाहौर नहीं जा पाता। ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु है जयदेवपुरी में बेरोजगारी और पारिवारिक समस्या के कारण मोहभंग और हताशा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अब देखिए जयदेवपुरी को राशन डिपो से 1.5 पाव आटा और छटाक भर दाल मिलती है। क्या? ये ध्यान रखना है। जयदेवपुरी को डिपो से राशन में क्या मिलता है? 1.5 पाव आटा मिलता है, 1.5 पाव आटा मिलता है और छटाक भर क्या मिलती है? दाल मिलती है, याद रखना है। और जयदेवपुरी मेहरा के ढाबे पर अपने आटे दाल के बदले 2 रोटी और सब्जी लेता है। जो जयदेवपुरी है, मेहरा, कौन? मेहरा का ये ढाबा है। ढाबा पर अपने आटे के बदले और क्या 2 रोटी और सब्जी लेता है, ये याद रखिए, का मेहरा के ढाबे से। ठीक है, और बाद में जयदेवपुरी उसी मेहरा के ढाबे पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में रहने लगता है। क्या? देखिए जो जयदेवपुरी है उसी मेहरा के ढाबे पर क्या करता है? जयदेवपुरी दिहाड़ी मजदूर के रूप में रहने लगता है, काम करने लगता है। मेहरा के ढाबे पर ही जयदेवपुरी की भेंट सूद से होती है। ठीक है, सूद है, सूद से मेहरा की भेंट होती है जयदेवपुरी सी कि जो उसके पूर्व पहचान का था। ठीक है, जो उसके पूर्व पहचान का था। आगे 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ उस समय जयदेवपुरी नैनीताल में था। जब 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त जब देश आज़ाद हुआ उस समय जयदेवपुरी कहाँ था? नैनीताल में था, ये याद रखिए। जब 15 अगस्त को देश का आज़ाद होता है उस समय जयदेवपुरी नैनीताल में था। उपन्यास में स्वाधीनता और कांग्रेसी राज से मोहभंग का एक अन्य उदाहरण पुरी के विधानसभा क्षेत्र और मुकेरियां का जाट किसान कौन था? वो है सरदार बेल सिंह और उसका परिवार। फिर से सुनिए, उपन्यास में स्वाधीनता और कांग्रेसी राज से मोहभंग का एक अन्य उदाहरण है जयदेवपुरी के विधानसभा क्षेत्र मुकेरियां का जाट, कौन? मुकेरियां एक जगह है, मुकेरियां का जाट किसान सरदार बेल सिंह और उसका परिवार है। ठीक है, आगे अगला बिंदु की बात करते हैं। बेला सिंह की जमीन पर दासोदास सिंह कब्जा कर लेता है। अब देखिए बेला सिंह है, उसकी जमीन पर कब्जा कौन कर लेता है? वो है दासोदा सिंह। ये बेला सिंह की जमीन पर कब्जा कर लेता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए वस्तुतः बेला सिंह पंजाब के उस विस्थापित किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ के? पंजाब एक स्थान आया है, पंजाब के उस स्थापित किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको विभाजन की आंधी में अपनी धरती छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, सूद की सहायता से पुरी नाजिर
क्या सूद की सहायता से नाजिर अखबार का मालिक बन जाता है। नाजिर अखबार का मालिक कौन बनता है? जयदेवपुरी बनता है। और किसकी सहायता से? सूद की सहायता से जयदेवपुरी नाजिर अखबार का मालिक बन जाता है, उसका संपादक करने लगता है। आगे देखिए, जयदेवपुरी जालंधर में उर्मिला के संग रहने लगता है। जयदेवपुरी जालंधर में उर्मिला के संग रहने लगता है। उर्मिला जयदेवपुरी की शिष्या हो जाती है, बन जाती है। अगला बिंदु है समाज सेविका कौशल्या देवी। समाज सेविका कौशल्या देवी देख रेख में शेखपुरा से आई है। कहाँ से? शेखपुरा से आई स्त्रियों के जत्थे में चिंती नामक एक युवती भी है। कौन? चिंती नामक एक युवती भी है, जिसके पिता और ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। अंततः ससुरालियों की जो ससुराल वाले हैं उनकी चौखट पर ही सर पटक कर वह मर जाती है। कौन? चिंती। ठीक है, फिर से सुनिए। समाज सेविका कौशल्या देवी की देख रेख में शेखपुरा से आई स्त्रियों के जत्थे मतलब झुंड में चिंती नामक एक युवती भी है, जिसके पिता और ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। अंततः आगे चलकर ससुराल वालों के यहाँ चौखट पर सर पटक कर वह अपने प्राण छोड़ देती है, मर जाती है। वहीं अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है इसमें कि अंबाला स्टेशन है। कालका स्टेशन दिल्ली और चंडीगढ़ और कालका से आगे स्टेशन पड़ता है, वहीं पड़ता है। क्या नाम है? अंबाला स्टेशन बीच में। तो अंबाला स्टेशन के पास तारा 8-9 वर्षीय बालक साधु को देखती है। क्या? जो अंबाला स्टेशन के पास तारा है, कौन? तारा 8 से 9 वर्ष के वर्षीय बालक कौन है? साधु को देखती है, जो मूंगफली बेच रहा है। क्या? मूंगफली बेच रहा होता है। साधु तारा को चाची कहा करता है। क्या? जो साधु है तारा को क्या कहता है? चाची कहा करता था, याद रखना है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए। जो साधु है, साधु की माँ और उसकी बहन सन्नो दंगे की भेंट चढ़ चुकी थी। मतलब कि जो विभाजन हुआ था उसमें उसकी साधु की माँ और उसकी बहन दोनों वहाँ मर चुके थे। तो यही है। आगे देखिए, हताशा और परेशानियों से जूझ न पाने के कारण धम्मो और सुखदेत जैसी जवान लड़कियां गलत राह पकड़ लेती हैं। क्या? हताशा और परेशानियों से जूझ न पाने के कारण धम्मो, सुखदेत जैसी जवान लड़कियां गलत राह पकड़ लेती हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला बिंदु है तारा सीतो को रतन से मिलाकर उसे सही राह पर ले आती है। देखिए, तारा सीतो को रतन से मिलाकर उसे सही राह पर ले आती है। देखिए, सीतो है और रतन है, ये भी इसके पात्र हैं, ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला बिंदु है यशपाल ने झूठा सच के दूसरे भाग का अंत दूसरे आम चुनाव में जालंधर सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी सूद की पराजय पर बुद्धिजीवियों की प्रसन्नता और उल्लास की अभिव्यक्ति से किया है। यशपाल ने झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग का अंत, ठीक है ना, दूसरे आम चुनाव में जालंधर सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी कौन है? सूद की पराजय पर बुद्धिजीवियों की प्रसन्नता और उल्लास की अभिव्यक्ति से किया है। अगला बिंदु देखिए, चुनाव में सूद के पक्ष में समाचार एजेंसी का सहायक संपादक 10 के बदले 100 रुपये लगाने की बात करता है, फिर भी सूद के पक्ष में कोई अपना 10 रुपये भी नहीं लगाता है। यद्यपि इस चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होती है। इस चुनाव में किसकी जीत होती है? कांग्रेस की ही जीत होती है, और सूद के पक्ष में कोई भी 10 रुपये भी नहीं लगाना चाहता है। संख्या याद रखना है कितनी? 10 रुपये। ठीक है, आगे अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु है वस्तुतः सूद और पुरी कांग्रेसी कुशासन और उसके शीघ्रता से हुए अधःपतन का प्रतीक है। कौन? सूद और जयदेवपुरी कांग्रेसी कुशासन और उसके शीघ्रता से हुए अधःपतन का प्रतीक है। अगला बिंदु है उपन्यास का अंत आशावादी रूप में होता है। उपन्यास का जो अंत है आशावादी रूप में होता है, जिसे कुछ लोग सरलीकृत आशावाद का उदाहरण भी मानते हैं कुछ लोग। ठीक, अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है इस उपन्यास में प्रसाद जी, अवस्थी जी, मैसेज, पंत सूद अग्रवाल दंपति जैसे अवसरवादी, भ्रष्ट, निकम्मे और मातृभाषा से घृणा करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ तारा, कनक, गिल, नाथ, चड्ढा, मर्सी, श्यामा, नरोत्तम आदि अनेक लोग हैं
देश के बेहतर भविष्य के लिए एक निर्णायक संघर्ष करते हैं। देखिए फिर से चूंकि बहुत अच्छा कथन है। इस उपन्यास में प्रसाद जी, कौन? प्रसाद जी, अवस्थी जी, मिसेज पंतसूद अग्रवाल दंपत्ति जैसे अवसरवादी, भ्रष्ट, निकम्मे और मातृभाषा से घृणा करने वाले लोग हैं। तो दूसरी तरफ है तारा, कनक, गिल, नाथ, चड्डा, मर्सी, श्यामा, नरोत्तम आदि अनेक लोग जो देश के बेहतर भविष्य के लिए एक निर्णायक संघर्ष करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये अगला बिंदु है, उपन्यास में जयदेवपुरी के माध्यक्रम से कांग्रेसी राजनीति की मूल्यहीनता, नैतिक पतन और अवसरवादी के अनेक रूप सामने आते हैं। कोटे और परिमिति की राजनीतिक पुनर्वास योजना में व्याप्त धांधली और दलाल संस्कृति का भी विकास यहीं से शुरू होता है। ठीक, आगे देखिए। झूठा सच उपन्यास के प्रथम भाग में लाहौर का वर्णन है और उपन्यास के दूसरे भाग में दिल्ली का वर्णन है। ये याद रखना है, पहले भाग में तो लाहौर का वर्णन है और दूसरे भाग में दिल्ली का वर्णन है। ठीक है, अब देखेंगे हम यशपाल और झूठा सच उपन्यास के संबंध में विद्वानों की राय, उनके जो क्या क्या मत हैं, कथन हैं, ये देखेंगे। विद्वानों ने झूठा सच उपन्यास है उस पर अपनी राय क्या दी है, उनके महत्वपूर्ण कथनों की बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला कथन है यशपाल और झूठा सच के बारे में विद्वानों की राय में देख रहे हैं। जो राहुल संकृत्यायन है वो कहते हैं झूठा सच के संबंध में क्या, राहुल संकृत्यायन का कथन है झूठा सच उपन्यास के बारे में। देखिए राहुल संकृत्यायन, यशपाल जब सशस्त्र क्रांति के पथ पर थे तब भी उनका जीवन बड़ा महत्व रखता था और तब जो साहस उन्होंने दिखाया उसका परिणाम प्राणों से हाथ धोना हो सकता था। वे सीधे किताबों और विद्यालयों के भीतर से साहित्य के क्षेत्र में नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने जीवन के बहुत कड़वे और मीठे अनुभव हासिल किए हैं। उनकी लेखनी में जो पारदर्शिता और विविधता देखने में आती है वह उनके इसी जीवन की देन है। ये याद रखना है, ये राहुल संकृत्यायन का कथन है। ठीक, अगला देखिए, अगला कथन है सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह कहते हैं सन 1942 के दिन थे। सन 1942 के दिन थे। पहल में यशपाल से उनके साहित्यकार होने के नाते नहीं वरन क्रांति की दीक्षा देने वाले के नाते मिला था और मेरा उद्देश्य उनसे बम बनाने का नुस्खा लेना था। क्या सत्येंद्र सिंह हैं? सत्येंद्र सिंह यशपाल से कहते हैं झूठा सच में क्या कहते हैं, सन 1942 के दिन थे। पहल में यशपाल से उनके साहित्यकार होने के नाते नहीं वरन क्रांति की दीक्षा देने वाले के नाते मिला था और मेरा उद्देश्य उनसे बम बनाने का नुस्खा लेना था। ठीक, ये हुए सत्येंद्र का कथन। अब देखिए अगला कथन देखिए, दुर्गा देवी बोहरा। दुर्गा देवी बोहरा हैं, वो बताती हैं यशपाल को यशपाल बनाने में विवाहित पत्नी प्रकाशवती का बहुत हाथ रहा है। क्या, यशपाल को यशपाल बनाने में विवाहित पत्नी कौन है? प्रकाशवती का बहुत बड़ा हाथ रहा है। किसका? यशपाल का। ये कथन है दुर्गा देवी बोहरा का। अगला कथन देखिए भीष्म साहनी। भीष्म साहनी कहते हैं यशपाल उसी पौध के लेखक थे। यशपाल उसी पौध के लेखक थे जिसमें एक और लेखक सामाजिक क्षेत्र में होने वाले जनसंघर्ष से जुड़ता है तो दूसरी ओर उसी से उत्प्रेरित होकर अपना साहित्य रचता है। ये भीष्म साहनी कहती हैं यशपाल के बारे में। क्या कह रहे हैं भीष्म साहनी? यशपाल उसी पौध के लेखक थे जिसमें एक और लेखक सामाजिक क्षेत्र में अपने होने वाले जन संघर्ष से जुड़ता है, दूसरी ओर उसी से उत्प्रेरित होकर अपना साहित्य रचता है। ये हुए भीष्म साहनी यशपाल के बारे में। अब देखिए अगला कथन देखिए, राम प्रताप त्रिपाठी। राम प्रताप त्रिपाठी कहते हैं यशपाल जी के गौरवपूर्ण जीवन और बहुमुखी कृतित्व की तुलना पंजाब की 5 नदियों से की जा सकती है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि 5 नदियों की तुलना करते हुए यशपाल से बता रहे हैं यशपाल के बारे में। राम प्रताप त्रिपाठी कह रहे हैं यशपाल जी के गौरवपूर्ण जीवन और बहुमुखी कृतित्व की तुलना पंजाब की 5 नदियों से की जा सकती है। ये राम प्रताप त्रिपाठी कहते हैं। देखिए राम निहाल गुंजन का कथन है यशपाल राहुल के बाद दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं जो इतिहास और साहित्य को आजीवन विचारधारा तक संघर्ष के साथ जोड़कर रचते हैं। कौन? राम निहाल गुंजन कहते हैं
यशपाल राहुल के बाद दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं जो इतिहास और साहित्य को आजीवन विचारधारा तक संघर्ष के साथ जोड़कर रचते हैं। ठीक, अगला कथन देखिए डॉक्टर नगेंद्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने यशपाल के झूठा सच को डॉक्टर नगेंद्र ने यशपाल के झूठा सच को उपन्यास को एपिक ऑफ द एज कहा है। क्या? एपिक ऑफ द एज कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। झूठा सच उपन्यास को डॉक्टर नगेंद्र ने एपिक ऑफ द एज कहा है, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यशपाल का क्या कथन है। यशपाल ने झूठा सच की भूमिका में लिखते हैं, यशपाल सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। ये यशपाल कहते हैं, क्या भूमिका में बताते हैं, सच को कल्पना से रंग कर, जो सच है मैं अपनी उस कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। यशपाल कहते हैं झूठा सच की भूमिका में। अब देखिए मनमथनाथ कौन है? मनमथनाथ गुप्त हैं। ये क्या कहते हैं? मनमथनाथ गुप्त, यह भारत विभाजन का औपन्यासिक महाकाव्य है। क्या? मनमथनाथ कहते हैं झूठा सच यह भारत का औपन्यासिक महाकाव्य है। क्या? यह भारत का विभाजन का औपन्यासिक महाकाव्य है, याद रखना है। भारत विभाजन का औपन्यासिक महाकाव्य किसने कहा है झूठा सच को? मनमथनाथ गुप्त ने कहा है। अगला कथन देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन होने वाला है, वो है रामविलास शर्मा कहते हैं झूठा सच यशपाल जी के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है। उसकी गिनती हिंदी के नए पुराने श्रेष्ठ उपन्यासों में होगी, यह निश्चित है। यह उपन्यास हमारे सामाजिक जीवन का एक विशद चित्र उपस्थित करता है। उस उपन्यास में यथेष्ट करुणा है, यह भयानक और विभत्स दृश्यों की कोई कमी नहीं। श्रृंगार उसको यथासंभव मूल कथा वस्तु की सीमाओं में बांधकर रख गया है। हास्य और व्यंग्य ने कथा को रोचक बनाया है। ये रामविलास शर्मा का कथन है झूठा सच के संबंध में। ठीक है, अब देखिए यशपाल हैं झूठा सच को ऐतिहासिक बताते हुए कहते हैं, यशपाल हैं झूठा सच उपन्यास को ऐतिहासिक बताते हुए कहते हैं, कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं अपने झूठा सच उपन्यास के बारे में यशपाल के, कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं अथवा प्रसंग अवश्य हैं, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। ठीक है, मतलब कल्पना के आधार पर क्या है? उपन्यास है, इतिहास नहीं है। ये यशपाल कहते हैं झूठा सच के लिए। अब देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाएगी। लगभग एक दशक 1946 से 1956 तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। डॉक्टर बच्चन सिंह का मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाएगी। लगभग एक दशक 1946 से 1956 तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। अब देखिए अगला कथन है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेमी चंद्र जैन का। तो नेमी चंद्र जैन कहते हैं हिंदी उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में होने पर भी झूठा सच अंततः किसी आत्यंतिक सार्थक उपलब्धि के स्तर को छूने में असफल ही रहा जाता है। क्या? नेमी चंद्र जैन हिंदी उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में होने पर भी झूठा सच अंततः किसी आत्यंतिक सार्थक उपलब्धि के स्तर को छूने में असफल ही रह जाता है। ये नेमी चंद्र जैन कहते हैं झूठा सच उपन्यास के संबंध में। अब देखिए शिव कुमार मिश्र कहते हैं झूठा सच को पाठकों की व्यापक सराहना मिली है। क्या? झूठा सच पाठकों की व्यापक सराहना मिली है, ये शिव कुमार मिश्र कहते हैं। अगला कथन देखिए, ये है रमेश कुंतक मेघ। कौन है? रमेश कुंतल मेघ कहते हैं रमेश कुंतल मेघ ने उसे मतलब कि झूठा सच को कला जैसा लिख गया इतिहास। क्या? कला जैसा लिखा गया इतिहास या लिख गया इतिहास कहा है। उसकी रचनात्मक प्रकृति की सही पहचान की है।
कैसी रचनात्मक प्रकृति की सही पहचान की है किसने? रमेश कुंतल मेघ ने। और झूठा सच उपन्यास को कला जैसा लिख गया इतिहास कहा है रमेश कुंतल मेघ ने। ठीक है, अगला कथन है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, और ये भी कला जैसा लिख गया इतिहास रमेश कुंतल मेघ कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक कथन और है आपका रामदर्श मिश्र का। रामदर्श मिश्र कहते हैं बातें बहुत सी हैं, किंतु मुझे लगता है कि लेखक ने तत्कालीन घटनाओं और परिस्थितियों के विस्तार तथा मानवीय अनंत सत्यों की गहनता, आधुनिकता, आधुनिक निर्यात और मूल्य का बहुत सुंदर सामंजस्य किया है। देखिए रामदर्श मिश्र क्या कहते हैं झूठा सच उपन्यास के संबंध में, बातें बहुत सी हैं किंतु मुझे लगता है कि लेखक ने तत्कालीन घटनाओं और परिस्थितियों के विस्तार तथा मानवीय अनंत सत्यों की गहनता, आधुनिक निर्यात और मूल्य का बहुत सुंदर सामंजस्य किया है। ये रामदर्श मिश्र कहते हैं झूठा सच के संबंध में यशपाल से के बारे में। अब देखिए हम आए हैं महत्वपूर्ण कथनों पे, झूठा सच के उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन। ये यहाँ से प्रश्न आपके लिए बनता है और कथन से तो बनता ही है, आपको याद रखना है। पहला कथन देखिए, तारा कहती है क्या? तारा का कथन है मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई। ये तारा कहती है, क्या कहती है तारा? तारा कहती है मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई या दुर्गति हुई, ये तारा कहती है। आगे देखिए अगला कथन है डॉक्टर प्राणनाथ। डॉक्टर प्राणनाथ कहते हैं गिल अब तो विश्वास करोगे जनता निर्जीव नहीं है, जनता मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। सही बात कही है डॉक्टर प्राणनाथ ने। क्या कहा है? डॉक्टर प्राणनाथ कहते हैं गिल अब तो विश्वास करोगे जनता निर्जीव नहीं है, जनता मूक भी नहीं रहती है, देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है देश का भविष्य, डॉक्टर प्राणनाथ कहते हैं। आगे देखिए अगला कथन देखिए, अगला कथन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, युवक का कथन है। एक युवक कहता है क्या? सदा ही ऐसा हुआ है, संत अपने जीवन में गरीबों के होते हैं, संत अपने जीवन में गरीबों के होते हैं, मृत्यु के बाद अमीर उन्हें छीन लेते हैं। एक युवक कहता है क्या? सदा ही ऐसा हुआ है, संत अपने जीवन में गरीबों के होते हैं, मृत्यु के बाद अमीर उन्हें छीन लेते हैं। ये एक युवक कहता है। देखिए पुरी का पूरा नाम हमें क्या है? जयदेव पुरी है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए प्रधानमंत्री, ये अगला कथन है गिल है। गिल कहता है प्रधानमंत्री की आंखों में घी की सलाई लगा दी जाए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, उन्हें जो कुछ आप कहेंगे उसी पर विश्वास करना होगा। क्या गिल कहते हैं? गिल कह रहा है प्रधानमंत्री की आंखों में घी की सलाई लगा दी जाए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, उन्हें जो कुछ आप कहेंगे उसी पर विश्वास करना होगा, ये गिल कहते हैं। अगला कथन देखिए, अगला कथन है एक ट्रक ड्राइवर का है। ट्रक ड्राइवर कहता है मनखों के देश धर्मों के देश बन गए हैं। क्या? मनखों के देश धर्मों के देश बन गए हैं। मनखों से तात्पर्य है मनुष्यों के देश धर्मों के देश बन गए हैं। एक ट्रक ड्राइवर है वो कहता है। अगला कथन देखिए, कनक का कथन है। कनक कहती है वर्षा फसल के लिए अच्छी है। क्या? वर्षा फसल के लिए अच्छी है तो भगवान से कहिए कि खेतों में बरसाए। ठीक है ना? कनक कहती है वर्षा फसल के लिए अच्छी है तो भगवान से कहिए कि खेतों में बरसाए, ये कनक कहती है। अगला कथन देखिए कनक का है। कनक कहती है यह तो विदेशी दासता से उत्पन्न विकृत स्थिति है। क्या? कनक का कथन है यह तो विदेशी दासता से उत्पन्न विकृत स्थिति है, ये कनक का कथन है। आगे देखिए अगला कथन है मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ये है गांधी जी के प्रति विरोधी दल। जो गांधी जी के प्रति जो विरोधी दल है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? पाकिस्तान में अब भी रोज हजारों हिंदू काटे जा रहे हैं। पाकिस्तान में अब भी रोज हजारों हिंदू काटे जा रहे हैं, उन्हें लूट कर नंगा करके निकाला जा रहा है। आपको उनका कोई दर्द नहीं है? ये गांधी जी के प्रति जो विरोधी दल के नेता हैं वो कह रहे हैं, गांधी जी के पक्ष में, उनके विरोध में, पाकिस्तान में अब भी रोज हजारों हिंदू काटे जा रहे हैं, उन्हें लूट कर नंगा करके निकाला जा रहा है, आपको उनका कोई दर्द नहीं है? ये गांधी जी के प्रति विरोधी दल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी हैं, जो गांधी जी कहते हैं क्या? मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह शांति और अमन कायम करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा हूँ।
गांधी जी कहते हैं क्या, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह शांति और अमन कायम करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा हूँ। ये कहते हैं कौन, गांधी जी। अगला कथन देखिए, अगला कथन है कनक का। कनक कहती है क्या, कनक कह रही है यह नई बात नहीं, यह नई बात नहीं है, संस्कृति और मानवता के तो यह लोग हमेशा दुश्मन रहे हैं, कोई भी पुराना मंदिर जाकर देख लो। यह नई बात नहीं है, संस्कृति और मानवता के तो यह लोग हमेशा दुश्मन रहे हैं, कोई भी पुराना मंदिर जाकर देख लो। ये कनक का कथन है। आगे देखिए, अगला भी कथन है जो कनक का है। कनक कहती है यह है इस्लाम की तहजीब, यह है इस्लाम की तहजीब और इस्लाम की मानवता। वह मजहब जो हर गैर मुस्लिम को कत्ल करना मजहबी फ़र्ज समझता है। क्या, कनक कहती है यह है इस्लाम की तहजीब और इस्लाम की मानवता। वह मजहब जो हर गैर मुस्लिम को कत्ल करना मजहबी फ़र्ज समझता है। ये कनक का कथन है। अब देखिए, आगे अगला कथन है सावन में पड़े झूले तुम हमें भूल गए, हम तुम्हें नहीं भूले। कितनी अच्छी बात है, सावन में पड़े झूले तुम हमें भूल गए, हम तुम्हें नहीं भूले। ठीक है। अगला कथन देखिए, उर्मिला जयदेवपुरी से कहती है क्या, उर्मिला जयदेवपुरी से कहती है, वो उर्मिला है जयदेवपुरी की ओर आकर्षित होती है, तो कहती है प्यार और विश्वास से बड़ी चीज़ क्या है, प्यार और विश्वास से बड़ी चीज़ क्या है, मैं तुम पर संदेह करूं तो मर जाऊं। कौन, उर्मिला कहती है किससे, जयदेवपुरी से, प्यार और विश्वास से बड़ी चीज़ क्या है, मैं तुम पर संदेह करूं तो मैं मर जाऊं। ये कहती है उर्मिला जयदेवपुरी से। अब देखिए, उर्मिला का ही कथन है किससे, जयदेवपुरी से। कहती है उर्मिला, इस घर से बारात चलेगी, फिर यहाँ ही मुझे ब्याहने आओगे, फिर यहाँ से विदा करके फिर यहाँ ही लाओगे। कौन, उर्मिला कहती है, क्या कहती है उर्मिला जयदेवपुरी से, कहती है इस घर से बारात चलेगी, फिर यहाँ ही मुझे ब्याहने आओगे, फिर यहाँ से विदा करके फिर यहाँ ही लाओगे। उर्मिला कहती है जयदेवपुरी से। ठीक है। आगे देखिए, अब देखते हैं मुख्य कथन और हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। क्या है, देखिए, उद्धरण, ये हैं उसके झूठा सच उपन्यास के संबंध में उद्धरण हैं। क्या, जर्नलिज्म सियासत का जहाज है, क्या जर्नलिज्म सियासत का जहाज है, वह चाहे तो स्टेट को बचा ले, चाहे तो डुबो दे। ठीक है। ये कौन कहता है, ये कशिश जी संपादक हैं, पैरोकर के संपादक हैं कशिश जी। वो कहते हैं जर्नलिज्म सियासत का जहाज है, वह चाहे तो स्टेट को बचा ले, चाहे तो डुबो दे। ठीक है। कशिश जी मतलब कि वही है जो, ये इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में है। ये है आपका एडवर्टाइजमेंट आर द स्टीम ऑफ द शिप ऑफ जर्नलिज्म। याद रखिए, कशिश का कथन है। अब देखिए क्या, लेखक कहते हैं, यशपाल हैं, वो कहती हैं पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छा अनुसार घटनाओं के वर्णन को रंग देता है। ये लेखक का कथन है, लेखक मतलब यशपाल। ठीक। अगला देखिए कथन है, सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होती हैं। जो सहायक संपादक हैं, सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होती हैं। ये भी लेखक का कथन है, यशपाल का। आगे देखिए, इसमें अगला कथन है, कहते हैं कशिश जी कहते हैं संपादक, ठीक है, कशिश हैं जो संपादक हैं, वो कहते हैं क्या, पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज़ है, पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को दिशा दिखाना है। अच्छी बात कहते हैं कशिश, क्या कहते हैं, पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को दिशा दिखाना है। ठीक। अगला कथन देखिए, लेखक कहते हैं क्या, पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दी गई है। क्या, पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दी गई है, ये लेखक कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अगला कथन है, लेखक का ही कथन है। लेखक कहते हैं क्या, स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। लेखक कहते हैं क्या, स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। ठीक है। अगला कथन देखिए, यह लेखक कहते हैं सफ़ेद पोश, क्या, सफ़ेद पोश निम्न मध्य वर्गीय के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात क्या हो सकती है।
लेखक कहते हैं क्या, सफ़ेद पोश निम्न मध्यवर्गीय के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात क्या हो सकती है, लेखक कहते हैं। आगे देखिए अगला कथन है लेखक का है। लेखक कहते हैं क्या, स्त्रियों के जीवन से लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के पहरों में ताप की भांति होता है। बचपन में लाज की अनुभूति नहीं रहती। जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारीत्व को पहचानने लगती है तो और जान जाती है कि उनके जीवन की परिणति उनकी आकर्षण शक्ति में है, तो वे आकर्षण के प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती हैं। ये लेखक कहते हैं। स्त्रियों के संबंध में स्त्रियों को इंगित करते हुए कहते हैं यशपाल, स्त्रियों के जीवन से लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के पहरों में ताप की भांति होता है। बचपन में लाज की अनुभूति नहीं रहती। जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारीत्व को पहचानने लगती हैं और जान जाती हैं कि अब उनके जीवन की परिणति उनकी आकर्षण शक्ति में है, तो वे आकर्षण के प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती हैं, ये लेखक कहते हैं। आगे अगला कथन देखिए। अगला कथन है, ये भी लेखक हैं यशपाल कहते हैं क्या, ये भी दोनों कथन देखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है। पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है। इन मुसलमानों का राज दिल्ली लखनऊ आगरा में रहा होगा। पंजाब तो हमारा है। क्या हिंदुस्तानी लोग में कहते हैं क्या, जब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है। क्या पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है। इन मरे मुसलमानों का राज दिल्ली लखनऊ आगरा में रहा होगा। पंजाब तो हमारा है। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन है। लेखक कहते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है। ये लेखक की कितनी अच्छी बात है कि जो कार्तिक का माह होता है उसका जो उसमें उस समय जब बादल आते हैं वो उस समय कितना ठहरता है, ये उसको मतलब कि तुलना करते हुए लेखक कहते हैं, क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है, ये लेखक कहते हैं। ठीक है, अगला कथन देखिए। लेखक का कथन है क्या, ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगे हैं, परंतु हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति जानती नहीं, वे हिंदुस्तान के शासन का मोह नहीं छोड़ना चाहते। ये कथन है लेखक का। लेखक कहते हैं, ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगे हैं, परंतु हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति जानती नहीं, वे हिंदुस्तान के शासन का मोह नहीं छोड़ना चाहते। ये लेखक का कथन है, लेखक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन है प्राणनाथ का। प्राणनाथ कहते हैं क्या, संपत्ति के आधार पर संभ्रांत बनी श्रेणी की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और है भी क्या। डॉक्टर प्राणनाथ कहते हैं, संपत्ति के आधार पर संभ्रांत बनी श्रेणी की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और है भी क्या, ये डॉक्टर प्राणनाथ कहते हैं। ठीक है, अगला कथन देखिए। डॉक्टर प्राणनाथ तारा से कहते हैं, क्या कहते हैं तारा से, यह स्त्रियां यह सोच भी नहीं सकती हैं कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लायक कर सकता हूँ। क्या, सबसे देखिए जो प्राणनाथ है, जो मनुष्य की मनुष्यता को आधार बना के डॉक्टर प्राणनाथ तारा से कहते हैं, क्या कहते हैं, यह स्त्रियां यह सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लायक कर सकता हूँ। ये डॉक्टर प्राणनाथ कहते हैं तारा से। ठीक है, अब देखिए प्राणनाथ जो तारा से कहते हैं डॉक्टर प्राणनाथ का अगला कथन है, बल्कि सेक्स के लिए भी इस श्रेणी के पुरुष जो चाहे सो कर सकते हैं। ये पत्नियां तो केवल संपत्ति के निर्विवाद अधिकारी पैदा करने के लिए हैं। ये स्त्री की एक ही योग्यता को जानती है, हाथ आ गए पुरुष को हाथ से निकलने न देना। उन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे नारीत्व के आकर्षण से ईर्ष्या है। देखिए प्राणनाथ कहते हैं क्या, बल्कि सेक्स के लिए भी इस श्रेणी के पुरुष जो सो कर सकते हैं या जो चाहे सो कर सकते हैं। ये पत्नियां तो केवल संपत्ति के निर्विवाद अधिकारी पैदा करने के लिए हैं।
ये स्त्री की एक ही योग्यता को जानती हैं, हाथ आ गए पुरुष को हाथ से निकलने न देना। उन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे नारीत्व के आकर्षण से ईर्ष्या है। ये कौन? डॉक्टर प्राणनाथ कहते हैं तारा से। आगे देखिए अगला कथन है ना, ये लेखक का कथन है। लेखक कहते हैं एटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। ये लेखक कहते हैं क्या? एटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग का जो राजनीतिक दल आर्थिक अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। ये लेखक कहते हैं यशपाल झूठा सच के बारे में। अब देखिए लेखक का कथन है। लेखक कहते हैं कौन युवती कुमारी साली जीजा के साथ अपने को सुरक्षित समझकर प्रणय और आकर्षण के अखाड़े के पैंतरों का परिचय पाने का प्रयत्न नहीं करती? लेखक कहता है क्या? लेखक कहते हैं कौन युवती कुमारी साली जीजा के साथ अपने को सुरक्षित समझकर प्रणय और आकर्षण के अखाड़े के पैंतरों का परिचय पाने का यत्न नहीं करती? ये लेखक कहते हैं। ठीक, आगे देखिए लेखक जयदेवपुरी के पैरोकार से निष्कासन पर कहते हैं क्या? पैरोकार जयदेवपुरी एक इस पत्र का संपादक है जयदेवपुरी, और लेखक जयदेवपुरी जब अपने पैरोकार निष्कासन से जो संपादक था उसके वहाँ से क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। तो कहते हैं लेखक सभी पत्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीति थी, परंतु पत्रकारों को अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उनमें कोई भेद नहीं था। क्या? सभी पत्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीति थी, परंतु पत्रकारों को अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उनमें कोई भेद नहीं था। ये लेखक कहते हैं किसके? जयदेवपुरी के पैरोकार से निष्कासन पर। ठीक है, अब देखिए अगला कथन है जयदेवपुरी का। जयदेवपुरी कहता है साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ। जयदेवपुरी क्या कहता है? साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ। अगला कथन देखिए लेखक का। लेखक कहते हैं साधन होने पर तो सम्मान खिंचा चला आता है। लेखक कहते हैं क्या? साधन होने पर तो सम्मान खिंचा चला आता है। और जयदेवपुरी कहता है साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ। ठीक, अब देखिए अगला कथन देखिए। अगला कथन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कलाकार या लेखक का यश पोला डोल होता है। क्या? कलाकार या लेखक का यश पोला डोल होता है, जिसकी गूंज दूर तक आ जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। क्या? कलाकार या लेखक का यश पोला डोल होता है, जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। ठीक है, अब देखिए जयदेवपुरी के संदर्भ में लेखक कहते हैं क्या? कहते हैं जयदेवपुरी के संदर्भ में लेखक कहते हैं जब वह सोचता अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र हैं, पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। ये जयदेवपुरी के संबंध में यशपाल कह रहे हैं लेखक क्या? वह सोचता अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र हैं, पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। ये लेखक कहते हैं। आगे देखिए अगला कथन है लेखक का। लेखक कहते हैं क्या? सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय तलवार बंदूक पिस्तौल का नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। अब जयदेवपुरी सुनीता की लोग निधड़क तलवारें और बर्छे और बंदूकें जमा कर रहे थे। कुछ लोग पानी के नल कटवाकर कड़ाबीने बोलते हैं तोड़ेदार बंदूकें, यानी पानी के नल कटवाकर उनको यानी कड़ाबीने यानी तोड़ेदार बंदूकें, ठीक है, तोड़ेदार बंदूकें भी बनवा रहे थे। अफवाह गर्म थी कि लाला माधो शाह और सुखलाल के यहाँ से हिंदुओं की रक्षा और पाकिस्तान के विरोध के लिए 200-225 में चाह जितने बंदूक पिस्तौल मिल सकते हैं। ये 200-225 में चाहे जितने बंदूक पिस्तौल मिल सकते हैं। ये लेखक का कथन है 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय। क्या? तलवार बंदूक पिस्तौल, इनके संबंध में कौन? लेखक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए कथन है गली में मुसलमानी आक्रमण होने की वजह से जो रतन आदि की करतूत की प्रतिक्रिया भी थी, पुरी जैसा लिबरल भी हर हर महादेव कह लड़ पड़ा था। क्या? जो जयदेवपुरी था, देखिए जयदेवपुरी के संबंध में है बात कि गली में मुसलमानी आक्रमण होने की वजह से
जयदेवपुरी जैसा लिबरल भी हर हर महादेव कहकर लड़ पड़ा था, ये लेखक कहते हैं। आगे देखिए अगला कथन है, क्या है ये, शीलो है, शीलो कहती है तारा से कि रतन की नाराजगी पर कहती है, शीलो कहती है मोहब्बत का धर्म अपनी जगह है, घर बार का धर्म ब्याह अपनी जगह, मोहब्बत की तो रीति ही ऐसी चली आई है, बड़ों ने भी वही किया है, कृष्ण महाराज का गोपियों से प्रेम था तो क्या उनके लिए रुक्मणी की जो रुक्मणी जी को छोड़ दिया था। शीलो तारा से कहती है किसके, रतन के नाराज होने पर क्या कहती है, फिर से कह सुनिए, मोहब्बत का धर्म अपनी जगह, घर बार का धर्म ब्याह अपनी जगह, मोहब्बत की रीति, मोहब्बत की तो रीति ही ऐसी चली आई है, बड़ों ने भी वही किया है, कृष्ण महाराज का गोपियों से प्रेम था तो क्या उनके लिए रुक्मणी जी को छोड़ दिया था। ठीक, आगे देखिए अगला कथन, देखिए अगला कथन है, शीलो शीलो कहती है तारा से, क्या कहती है, मैं बाबूजी और माँ सबकी बातें जानती हूँ, लोग खेल खिलाकर छोड़ देते हैं, जो छोड़ दे दिल लगी और आप है, जो छोड़ दे वो दिल लगी पाप है। कौन, शीलो तारा से कहती है क्या, मैं बाबूजी और माँ सबकी बातें जानती हूँ, लोग खेल खिलाकर छोड़ देते हैं, जो छोड़ दें दिल लगी और पाप है। ये जो शीलो है वो कहती है तारा से। अगला कथन देखिए, लेखक का कथन है, लेखक कहते हैं साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चिलत्तर कहलाती है। क्या लेखक कहते हैं, लेखक ने कहा है साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चलित्र कहलाती है। ठीक है, ये लेखक कहते हैं। अगला कथन देखिए, लेखक कहते हैं, लेखक का कथन है प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है। लेखक कहते हैं प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है, ये लेखक कहते हैं। अगला कथन देखिए, अगला कथन है जयदेवपुरी गली के लोगों से कहता है, क्या कहता है जयदेवपुरी, पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री हो ही तो है। जयदेवपुरी कहता है गली में लोगों से, पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री ही तो है। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन है, जयदेवपुरी कहता है गली के लोगों से फिर, नेहरू पटेल का क्या है, वे तो वेदर काक हैं। क्या, देखिए फिर से सुनिए, नेहरू पटेल का क्या है, वे तो वेदर काक हैं। सन 1945 ईस्वी में वे अहमदगढ़, क्या, अहमदगढ़, ध्यान रखना है कौन सी जगह है, अहमदगढ़ की जेल में 1942 की क्रांति को कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ बता रहे थे। सन 1946 में सरकार बन गई तो 42 की क्रांति का सब सिला खुद ले लिया। ये श्रेय, सिला मतलब श्रेय। तो जयदेवपुरी कहता है गली के लोगों से कि नेहरू पटेल का क्या है, वे तो वेद काक हैं। सन 1945 में वह अहमदगढ़ की जेल में 1942 की क्रांति को कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ बता रहे थे और सन 1946 में सरकार बन गई तो 1942 की क्रांति का सब सिला श्रेय खुद ले लिया। देखिए कितने खुद गर्ज हैं नेहरू पटेल के बारे में, जयदेवपुरी कहता है। आगे ये हुआ हमारा आज का, ये किसके संबंध में है, ये झूठा सच के संबंध में पूरा क्लास हुआ। तो आज हमने देखा झूठा सच उपन्यास। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, और आपने अब तक जितना भी उपन्यास पढ़ा है आपके लिए बहुत बहुत आभार। आज के इस क्लास के लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन इम्प्रेस नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से आ जाए और उस क्लास का आप लाभ उठा सकें। तो हमने देखा यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास। ठीक है, ये आपके यूपीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि सभी परीक्षाओं में लगा हुआ है। ये संपूर्ण नोट्स के साथ मैंने आपको पढ़ाया है और इसका एक दूसरा पार्ट भी और लेके आऊँगा, शॉर्ट में आपका उसका फास्ट रिवीजन कराऊंगा झूठा सच उपन्यास का। तो आज आपने देखा झूठा सच उपन्यास, इसके हमने देखे 2 भाग। क्या, एक भाग था वतन और देश जिसका समय था 1958 और दूसरा भाग था देश का भविष्य जिसका समय था 1960 ईस्वी। ठीक है, ये क्लास है संपूर्ण उपन्यास नोट्स के साथ है। झूठा सच यशपाल के द्वारा रचित है। मैंने और भी यशपाल के जितने भी सभी उपन्यास, कहानी, निबंध हैं वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दिया हूँ और वहाँ से उनको आप नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिए और पूरा क्लास एकदम अच्छे से देखिए और कमेंट छोड़िए, कमेंट में बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा और ये आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अब बताइए अगला क्लास किस पर होना चाहिए।